हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज इन 142 पर। तो मेरे भाई हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के भारतीय वन ज्योग्राफी का अध्याय नंबर 8। अध्याय का नाम है निर्माण उद्योग। वन शॉट होगा, यानी अध्याय छोटी है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सारे अध्याय को कवर कर लें, माने इस चैप्टर को कवर कर लें। जी, कोशिश करते हैं। बस करना क्या मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए क्योंकि वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंस होने वाली है। यहाँ से एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 5 नंबर का अभी ही कहानी खत्म हो जाएगी। अगर बोर्ड में 5 नंबर लेना चाहते हैं तो फिर तो वीडियो को ध्यान से सुनना ही पड़ेगा। हम ये आशा और उम्मीद रखते हैं कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा, आपके हाथों में रहेगी, अपने हाथों में। बस जब चाहेंगे तब ले लेंगे। अच्छा, ज्यादा देरी ना करते हुए मेरे भाई चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आज निर्माण उद्योग क्या है। चलिए, तो उससे पहले थोड़ा सा मोटिवेशनल हो जाए, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। क्या कहते हैं, यह जीवन एक युद्ध है, यह जीवन एक युद्ध है, चाहे जमाना विरुद्ध है। यह जीवन एक युद्ध है, चाहे जमाना विरुद्ध है। मरना भी नहीं है पर रण छोड़ना भी नहीं है। ये संघर्ष के दिन है, ये बातें अपने दिल को बताए रखना। क्या कहते हैं, सुनिएगा। ये संघर्ष के दिन है, ये बात अपने दिल को बताए रखना। रखना यकीन खुद पर और भरोसे का दीप जलाए रखना। थोड़ा सा ही सही पर रोज पढ़ाई जारी रखना। ध्यान देंगे, हमने कभी बचपन में सुना था, एक संस्कृत का दोहा था। दोहा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका सार था कि बूंद बूंद गिरने से, जल के बूंद बूंद गिरने से धरा भर जाती है। अगर उसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा अगर रोज पढ़ें तो हमारी जो अध्ययन है ना, वो भी एक मोटी रकम हो जाएगी। क्या, बस मात्र 5-5 10-10 रोज क्वेश्चन याद करिए। 365 दिन का साल होता है, क्योंकि हमें रोज याद करनी है। मात्र 5-5 याद करिए, मात्र 5-5। अब जोड़ लीजिए, 365 से गुना कर दीजिए इसको, कितने हो जाएंगे। अब 5 से 15, 6 18, लगभग 1700 क्वेश्चन हो जाएंगे। 1700 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपके एग्जाम में कितने आते हैं, अब सोच लीजिए। देखिए कितनी बड़ी मोटी रकम हो गई है ना। 1700 क्वेश्चन कम नहीं होता है। अच्छा, तो कहने का मतलब यह है कि हर रोज पढ़िए, थोड़ा सा ही, लेकिन हर रोज पढ़िए, ठीक है ना। ना कोई ईद है, ना कोई दिवाली है, ना कोई मुहर्रम है। चलते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए क्वेश्चन मतलब चैप्टर की तरफ। सुनिए क्या कहते हैं बउआ जी। पाठ परिचय, यानी इस वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ना है, इस पाठ में क्या क्या पढ़ना है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक या गौण उत्पाद क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई प्राथमिक उत्पाद किसे कहते हैं और गौण उत्पाद से आप क्या समझते हैं, किसी उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अगर मान लीजिए हमें कोई फैक्ट्री लगानी हो तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें देखनी होती है, सबसे ज्यादा इन सारी चीजों को। साथ ही साथ उद्योगों का वर्गीकरण करेंगे, हमारे आसपास जितने भी उद्योग है ना, उसको अनेक अनेक आधारों से उसको डिवाइड करेंगे। साथ ही साथ उनका सबका वर्णन करते चलेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में, यानी कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, उसमें उद्योग का क्या योगदान। जैसे आपने पीछे कृषि पढ़ा था, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत सारे लोगों को रोजगार देती है। देश के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में 13.7% उसका योगदान है। तो फिर उद्योग से कुछ है कि नहीं है भाई। खनन से भी हमने देखा कि हम लोग कोयला निकालते हैं बेचते हैं, लोहा निकालते हैं बेचते हैं, अभ्रक मैग्नीज, ये सारे चीज निकाल निकाल कर बेचते हैं। तो उद्योग से क्या फायदे हैं, कुछ तो फायदा होना चाहिए देश को। औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव। फिर उद्योग अगर खुली है तो इससे क्या वायु प्रदूषण हो रहा है, क्या जल प्रदूषण हो रहा है, क्या भूमि प्रदूषण है। इन सारी चीजों के भाई विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। बस करना है, धैर्य से देखिए। चलते हम लोग फटाफट के अंदाज में शुरू करते हैं। पहले है प्राथमिक उत्पाद क्या है। देखिए, आपसे कोई पूछ देना कि प्राथमिक उत्पाद किसे कहते हैं, तो जो प्रकृति से जिस चीजें मिलती है ना आपको, वो प्राथमिक उत्पाद है। गन्ना कभी चूसे हैं आप लोग, गन्ना खाते हैं कि नहीं खाते, दांतों से छिल छिल के आप उसको हम लोग खाते हैं, चूसते हैं ना।
उसका कुछ अलग अंदाज होता है। आप लोगों को एक दिन कहानी सुनाए होंगे, हम लोग गए थे अयोध्या घूमने के लिए, तो वहां पर गन्ना का हम लोग क्या किए थे, दांतों से, जबकि दांत हमारा कमजोर भी है और हमसे ज्यादा तो हमारी मैडम का दांत कमजोर है, नहीं, लेकिन फिर भी उसने कही कि ना खींचेंगे तो खींचेंगे, दांत निकले तो निकले लेकिन चूसेंगे गन्ना ऐसे ही। थोड़ा सा उम्र का भी होता है, इसके अलावा दांत के ऊपर जो मसूरा होता है ना, मसूर, वो थोड़ा सा जिसका भरल फुरल ना रहता है, उससे भी हो जाता है, नहीं, चलिए जो भी है, और कैल्शियम की कमी के कारण भी हो जाती है। तो हम लोग गन्ना खाते हैं तो वो क्या है, डायरेक्ट हम लोग ले रहे हैं, तो ये प्राथमिक उत्पाद है क्या। ठीक उसी तरह से और अन्य पदार्थ भी आप देख सकते हैं, जैसे धरती से कोयला निकाले और कोयला का डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं घरों में चूल्हा में, तो ये क्या हुआ, हो गया हमारा प्राथमिक उत्पाद हो गया। जो प्रकृति से सीधे आप उपयोग कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग। अच्छा, टमाटर कभी खाए हैं कि नहीं खाए आप लोग, खेतों से तोड़ते हैं हम लोग, सब्जी में डालते हैं, कच्चा खाते हैं, ये क्या हमारी प्राथमिक उत्पाद है। प्राथमिक उत्पाद समझ गए ना, कि जो प्रकृति से हमको सीधे सीधे मिल जाती है ना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्राथमिक उत्पाद। अच्छा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग गौण उत्पाद क्या है। तो गौण का मतलब होता है कि प्राथमिक उत्पाद का ही रूप बदल के, उसी का हम लोग रूपांतरण करके और तब उपयोग कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा गौण उत्पाद। अच्छा, एक चीज, टमाटर तो अभी खा रहे थे आप लोग, टमाटर कच्चा खाते हैं कि नहीं खाते हैं, सब्जियों में खाते हैं ना, वो डायरेक्ट हम लोग खाते हैं, ये कौन उत्पाद हुआ, प्राथमिक। लेकिन उसी का बनता है सॉस, चटनी ना। टमाटर को हम लोग क्या बनाते हैं, चटनी देखे होंगे, तो मतलब वो चाउमीन में डालता है, हर कौन कौन चीज में, तो वो क्या हो गया हमारा द्वितीय उत्पाद यानी गौण उत्पाद। गन्ना का ही बन जाता है चीनी, वो क्या हो गया हमारा गौण उत्पाद हो गया। रुई से ही कपास, कपास हुआ, कपास से हम लोग रुई तैयार किया, रुई से हम लोग क्या कर देते हैं, कपड़ा तैयार कर लेते हैं, ये कौन उत्पाद हो गया। अच्छा, कोयला भी देख रहे थे, कोयला से हम लोग बिजली तैयार कर लेते हैं, तो ये कौन उत्पाद हो गया, गौण। अब समझ में आ गई होगी। तब प्राथमिक उत्पाद और गौण उत्पाद एकदम क्लियर हो ही गया होगा आप लोगों को कि प्राथमिक उत्पाद किसे कहते हैं, तो सीधे जो प्रकृति से लिए उपयोग डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये प्राथमिक, और उसी का अगर हम लोग उद्योग में डाल के और उसका रूपांतरण करके, रूप बदल के उपयोग कर रहे हैं, तो हो गया हमारा गौण। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इससे कोई दिक्कत। अच्छा, अब चलिए अगला पढ़ना हमें, निर्माण उद्योग क्या है। अरे भाई, निर्माण उद्योग में एक चीज और पूछता है आपसे, विनिर्माण कहते हैं। निर्माण तो समझ रहे हैं कि बनना, निर्माण का मतलब बनना, लेकिन एक होता है विनिर्माण। अच्छा, विनिर्माण का क्या मतलब होता है, अरे भाई हाथ से बनना, विनिर्माण का मतलब हुआ, अच्छा बीड़ी बनते हुए देखे हैं कि नहीं देखे हैं, कारीगर हाथों से ना उसका एक सुंदर सा ढांचा दे देता है, वो क्या है, विनिर्माण। अच्छा, हमारे घरों में देखते होंगे अभी काम करते हुए लकड़ी की बढ़ई को, कितना टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी थी, उसको सुंदर से काट के, छील छाल के, छेवैया करके, उसमें पोलिश तोलिश मार के सुंदर सा एक नक्शा तैयार कर दिया, वो क्या है, विनिर्माण है। माने जब किसी चीजों को अपने हाथों से तैयार करते हैं ना, तो उसे कहते हैं हम लोग विनिर्माण। लेकिन विनिर्माण में अब किसका उपयोग होने लगा है, मशीन का उपयोग होने लगा है। पहले लकड़ी वाले बढ़ई दुगो आते थे, एक उधर से खींचते थे रंदा को, एक उधर से रगड़ते चलते थे, तब जाकर के छिलाई होती थी, पोलिश वाला लकड़ी समझ में आता था, चिकना नहीं। लेकिन अब देखते हैं एक ही मशीन है और उसी को रहता है हुर्र, पूरा गर्दा गर्दा उड़ा देता है, चिकना हो जाता है ना। अभी पहले लकड़ी को छेदने के लिए एक बर्मा आता था, ऐसे डाल के और रस्सी उसमें लगा के और नचाता था ऐसे गुर 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 गुर, तब जाकर के वो छेद होता था फौवार में। अब तो आता है वो मशीन ले आया है, ड्रिल मशीन, और उसको लगाता है कि बटन बटन टिपता है कि गुरगुरा के छेदा हो जाता है। यानी विनिर्माण में अब किसका उपयोग होने लगा है, मशीन का उपयोग हो गया। लेकिन विनिर्माण तो समझ में आ ही गया होगा कि विनिर्माण में क्या, जब हाथ से जब कोई उपकरण कोई वस्तु तैयार करते हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे। हो गया क्लियर, 3 पॉइंट आपने क्लियर कर लिया, एक प्राथमिक उत्पाद, एक गौण उत्पाद और विनिर्माण। तब विनिर्माण अब हाथ वाला की जगह पर मशीन वाला भी लिख देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि पहले वही चीज हाथ से होती थी, अब वही जगह पर क्या हो गया है, मशीन का उपयोग होने लगा है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, विनिर्माण कहते हैं। अच्छा चलिए, अब आगे हमें पढ़ना था निर्माण उद्योग क्या है। तो निर्माण का मतलब हुआ कि कोई कच्चा पदार्थ आप दीजिए जिसका दैनिक जीवन में उपयोग कम हो, उसका मूल्य कम हो, उसी को हमने रूपांतरण कर दिया, रूप बदल दिया,
कुछ क्वालिटी गुण वाला तैयार कर दिया वस्तु, अब उसका हमारे जीवन में बहुत उपयोग है, बहुत उपयोग। कीमत भी उसकी क्या हो गई, बढ़ गई। ये पूरी प्रोसेस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग निर्माण, है कि नहीं। अच्छा, गन्ना देखे कि नहीं देखे हैं। अभी मान लीजिए गन्ना आप जाइए खेतों में खरीदिए, अपने आसपास के खेतों में, एक बंडल गन्ने का वजन कम से कम 1 कुंटल होगा। 1 कुंटल, एक गट्ठर बंडल, अरे एक बोझा देहाती भाषा में, एक बोझा गन्ना का वजन करिएगा तराजू पर तौल करके तो कम से कम 1 कुंटल। उसकी कीमत कितनी होगी, 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन 1 कुंटल गन्ने के रस को, यानी कि उसको कैसे समझिए आप, चीनी तैयार करिएगा तो उसकी कीमत ना बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। उसकी कीमत क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। यानी उसका आपने क्या कर दिया है, क्वालिटी को बदल दिया है। क्या गन्ना का उपयोग सब जगह होगा। अब कोई हमारे यहाँ अतिथि आ गए हैं तो गन्ने को टुकड़ा काट काट के, कच्ची काट काट के दे रहे हैं चिवाने के लिए उनको, नहीं नहीं संभव होगा। उसका संभव नहीं है, वो अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग उसको क्या करते हैं, शरबत तैयार करेंगे, उसका मिठाई तैयार करेंगे, उसका जलेबी तैयार करेंगे, कौन कौन, चीनी का ना जी। और तब हम लोग अतिथि को पेश करते हैं, खीर सब्जी दे करके नहीं देते हैं। यानी गन्ने का क्या हो गया, गन्ने का उपयोग कम था, लेकिन उसी से हमने क्या बना दिया है, चीनी। उसका उपयोग क्या हो गया, बढ़ गया, उसकी कीमत क्या हो गई, बढ़ गई। ये जो प्रोसेस है ना, प्रक्रिया है, इसी को कहते हैं हम लोग निर्माण। कोई दिक्कत, जहां होता है वो उद्योग, जहां बना वो निर्माण उद्योग। समझ गए ना, कि हम लोग जो प्राकृतिक पदार्थ है या कम उपयोगी चीज है, उसको हम लोग यंत्र की सहायता से उसको अलग अलग उपयोगी पदार्थ बनाते हैं, जिसकी क्वालिटी गुणवत्ता में परिवर्तन हो जाती है, उपयोग बढ़ जाता है, उसका कीमत बढ़ जाता है। ये पूरे प्रोसेस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, निर्माण। जिस जगह होती है उसे कहते हैं निर्माण उद्योग। कोई डाउट। चलिए, तो 4 चीजें आपने क्लियर कर लिया अभी तक। क्या क्या किया, प्राथमिक उत्पाद क्या है, गौण उत्पाद क्या है, विनिर्माण क्या है, निर्माण उद्योग किसे कहते हैं। अब आगे चलते हैं, उद्योग की स्थापना को निर्धारित करने वाले कारक। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले ना मुझे उद्योग लगानी है, तो उद्योग लगाने के लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। कोई भी उद्योग लगाइए तो उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या क्या होनी चाहिए आपके लिए, तो सबसे पहले पूंजी होनी चाहिए आपके पास। पूंजी रहेगा तब ना दिमाग का कुंजी खुलेगा, नहीं तो ताला लॉक रहेगा, दिमागे नहीं खुलेगा, क्या करें ना करें, पूंजी नहीं है, क्या है कि नहीं। आज जिसके पास पूंजी है ना, ओकर दिमाग का सब ताला खुल जाता है एकदम ऑटोमेटिक, क्योंकि उसके पास पूंजी वाला एगो कुंजी है, सबको खोल देता है। उसको दिमाग में आता है कि सब सब करना है। हमारे पास भी बहुत दिमाग है, हम भी चाहते थे बहुत बड़ा फैक्ट्री खोलना, लेकिन पूंजी नहीं है, तो क्या होगा, क्या करे। अब पूंजी रहते हमारे पास भी अरब खरब रुपया होता, क्या जी, बहुत सारा उद्योग कर देते, बहुत सारे लोगों, सब लोगों को, आप लोगों को रोजगार दे देते, क्या है कि नहीं। हाँ, आप लोगों को भी मिलता उसमें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अगर हमारी सहायता करेंगे तो हम भी एक स्कूल खोलेंगे, ठीक है। और आप लोग उसमें शिक्षक के रूप में रहिएगा, क्या है कि नहीं। तो कहने का अर्थ है, उसमें 10-5 लोगों का बहाली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई, बताइए। 10-20 लोगों का हो जाएगा ना जी। देखिए, एक बात, एक दिल्ली के बहुत बड़े टीचर हैं, उनका नाम है आई अथी दृष्टि क्लासेस हैं, आईएएस आईएएस को पढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, वो जब आईएएस की पढ़ाई पढ़ के आए थे, रिजल्ट उनकी हुई थी, मैंने नौकरी में थे, तो वो सोचे कि इससे बढ़िया होगा कोचिंग चलाते हैं, हाँ। तब कोचिंग खोले। अभी उनके यहाँ ना 2500 लोग काम कर रहे हैं। उनकी संस्थान में कितने लोग काम कर रहे हैं, 2500। अच्छा चलिए, एक और पीडब्ल्यू वाला का नाम सुने होंगे, फिजिक्स वाला, नहीं, वो दिल्ली में है अपने, लेकिन उनका ब्रांच समस्तीपुर में है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, सब जगह है। एक उनकी संस्था है पीडब्ल्यू, और उनसे जुड़े हुए लग पूरे भारत की बात करेंगे तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, क्या है कि नहीं। तो वैसे ही हमसे भी कुछ लोग जुड़ सकते हैं, ऐसी कोई बातें नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास पूंजी नहीं है, इसीलिए हम ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाते हैं, और लगाते हैं तो फेलियर हो जाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले उद्योग को लगाने के लिए क्या चाहिए आपको, चलिए पूंजी हो गया। अब चलिए, दूसरी बात है कि कच्चा माल नजदीक में क्या होना चाहिए। अच्छा चलिए, एक चीज देखिए, हमारे बगल में एक बहुत बड़ा जगह खाली था,
लेकिन हम भी सोच रहे थे कि यहाँ लोहा इस्पात कारखाना खोल दें। बातें नहीं करें, सुनिए केवल। तो लोहा इस्पात कारखाना खोलेंगे तो हमने कुछ अर्थशास्त्री इंजीनियर को बुलाए कि भाई लोग आप लोग बताइए कि जगह जो है परफेक्ट है ना। तो कहा हाँ सर, तो जगह तो अच्छा है, नदी भी बगल में है ही, पानी की सुविधा है ही, लेकिन एक समस्या है। क्या? तो इसके कच्चा माल लोहा चाहिए, मैग्नीज चाहिए और कोयला चाहिए। 3 चीज, लोहा मैग्नीज कोयला। अब इन तीनों का कच्चा माल जो है ना अपने बिहार में नहीं मिलेगा, आपको लाना होगा झारखंड से, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से। अब वहां से आप यहाँ लाएंगे तो ढुलाई खर्च ज्यादा हो जाएगी सर। तो अब वहां वाली जो फैक्ट्रियां हैं, जो चाहे वो जमशेदजी टाटा का है, टाटा इंडस्ट्रियल कंपनी, बोकारो प्लांट है, भिलाई का है, राउरकेला है, जो भी है, उसका उत्पाद ना आपसे 4-5 रुपए किलो सस्ता हो जाएगा। उस सस्ता में बेचेगा, आप महंगा बेचिएगा, तो फिर आपका बिकेगा नहीं, तो आपका उद्योग का पूंजी सब डूब जाएगा। इसलिए यहाँ लगाना सही नहीं होगा। कहाँ लगाइए? जहां कच्चा माल नजदीक में होगी तो उससे ढुलाई खर्च कम होगी। तो हमने उसे कहा कि ए भाई ऐसा करते हैं ना, छोड़ो इस वाला बात, चीनी उद्योग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कहा हाँ सर, चीनी उद्योग तो हो ही सकता है, लेकिन समस्या एक चीज और है कि गन्ना उद्योग आप यहाँ लगाएंगे, यानी चीनी उद्योग। अब बिहार में तो गन्ना अब होता नहीं है, महाराष्ट्र से लाइएगा। अब महाराष्ट्र से जब अपने यहाँ पहुंचेगी तो कम से कम 3 से 4 दिन लग ही जाएगी, और तब तक तो सारा गन्ना सूख ही जाएगी। तो जब सारा गन्ना सूखी जाएगी तो रसबा तो उधर सूख गई, तो खाली संठी आ जाएगा अपने यहाँ, तो गन्ना का रौसे नहीं मिलेगा, ढुलाई खर्च तो अलग लगेगी और रौसे नहीं मिलेगा। तो हमने क्या कहा? तो उसने कहा कि भाई देखिए, पूंजी आपके पास सही है, जमीन भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कच्चा माल नजदीक में नहीं है, इसीलिए आप उद्योग यहाँ लगा ही नहीं सकते। आप जोन भी उद्योग लगाना चाहते हैं उसका जो उत्पादक क्षेत्र है, कच्चा माल, वहां पर लगाइए, ठीक है ना। तो हम सोचे कि चलो भाई चीनी उद्योग लगाना है तो या तो उत्तर प्रदेश लगा देते हैं, अन्यथा महाराष्ट्र लगा देते हैं। फिर दिमाग में आया कि अरे भाई, उत्तर प्रदेश में तो चीनी का उत्पादन कम हो जाता है क्योंकि गन्ना वहां कमते जा रहा है, अब फैक्ट्री तो एक दिन में लगेगा नहीं, इसलिए लगाओ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जमीन खरीद के लगवा दी है उधर में। अब देखिए अब क्या होगा कि इधर गन्ना कमते जा रहा है और उधर बढ़ते जा रहा है। किधर में? महाराष्ट्र में। हम लोग पीछे पड़े थे। उद्योग की स्थापना के लिए 2 कारक, एक तो पूंजी और दूसरा कच्चा माल, तीसरा है बाजार। नजदीक में बाजार होना चाहिए। अब बाजार नहीं रहेगा तो बिक्री होगा क्या? देखिए हमारा घर है बहुत बढ़िया, हमने एक बहुत सुंदर सा एक मकान बनाया, हमने सोचा कि सोना का दुकान यहाँ खोल देते हैं। सोना वाला खोल तो दिए, खोल दिए, कुछ दिन चला, 10 दिन 15 दिन महीना दिन जो है, आस पड़ोस के लोग जो चीना पर्चे के लोग थे वो लोग आना शुरू किए, जो भाई चलो राकेश सर खोले हैं, चलो वहां से हम लोग ले लेते हैं, उधारी नगद जो भी होगा अपना चलते रहेगा। लेकिन सब लोग अब एक दिन ले लिए तो वो रोज रोज का चीज है, किराना दुकान है, चावल है जो खा खा जाएगा रोज, हुआ नहीं। अब लो बिक्री नहीं हो रहा भाई, काहे लगी? क्योंकि बाजार हमारे यहाँ, उसके लिए कोई शहर वाला जगह होना चाहिए, जैसे मान लीजिए सरायरंजन हो, चाहे मान लीजिए समस्तीपुर हो, है कि नहीं, तब ना खुलेगा। यानी कहने का अर्थ है कि बाजार होना चाहिए, जिस उद्योग की स्थापना कर रहे हैं उसके लिए क्या होना चाहिए? बाजार होना चाहिए, तब जाकर के उसकी बिक्री होगी। इतना हो गया। अब उसके लिए क्या चाहिए? बोले विद्युत। कोई उद्योग के निर्माण के लिए ना सबसे बड़ी बात है विद्युत। अपने बिहार में ना विद्युत कम है, इसलिए कोई बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ नहीं आती है। बड़ी कंपनियां जैसे मान लो हम सोच रहे थे कि एगो ना एल्यूमिनियम फैक्ट्री खोल देते अपने यहाँ। अपना चौर में एल्यूमिनियम मिला है, पता चला है, तो हमारा मन हुआ कि एगो यहाँ पर एल्यूमिनियम फैक्ट्री खोल देते। कच्चा माल तो था, लेकिन बउआ बिजली ही नहीं है, तो जनरेटर से काम चलेगा ना, क्योंकि उसके उत्पादन का 30 से 40% ना बिजली में खपत होती है, यानी ज्यादा मात्रा में विद्युत चाहिए। हमारे बिहार में विद्युत तो समझिए रहे, कट गया तो 3 दिन बाद नजर आता है कहीं, है ना। अभी वोल्टेज में फ्रिज तो चलता नहीं है, तो बड़का बड़का बॉयलर कैसे गर्म होगा ना। तो कहने का अर्थ है कि उद्योग की स्थापना के लिए चौथे नंबर में क्या चाहिए? विद्युत। तब पहला देखा हमने पूंजी, कच्चा माल, बाजार, विद्युत। अच्छा, पांचवा चीज क्या होना चाहिए बुआ?
सरकार का संरक्षण, सरकार का संरक्षण नहीं रहेगा ना तो उद्योग ही नहीं चलेगा। इससे पहले जो हमारी बिहार सरकार थी, अभी हमारे ये जदयू की सरकार है, नीतीश बाबू की सरकार है, वो है बेटा का अगर कहिएगा तो बेटा होता है 3 रंग का, एगो होता है कपूत, एगो पूत, एगो सपूत। कपूत, पूत, सपूत। कपूत होता है जो बाप के नाम को डुबा देता है, नहीं कि पिताजी डॉक्टर, इंजीनियर, इज्जतदार आदमी, मुखिया, सरपंच, अब बेटा तरफ पीवा और रास्ते में पी के उलट जाता है जिस तरह नाली उली में, वो हो गया कपूत। एगो पूत होता है जो बराबर बराबर बने ले रहता है, जो पिता डॉक्टर है तो बेटो डॉक्टर होके रह गया। लेकिन अगर किसी का पिता जा रहे हैं तो पिता के नाम से नहीं, बेटा के नाम से जाने कि हमारे सौर जी के पिताजी जा रहे हैं, नहीं, वो हो गया सपूत। नहीं, या फलाने आदमी के पिताजी जा रहे हैं तो वो हो गया सपूत। जो बातें हैं सोचिए, मान लीजिए कोई डॉक्टर हो जाए तो डॉक्टर का अगर पिताजी जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, फलाना डॉक्टर उनके पिताजी जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो ये हो गया सपूत। तो हमारे नीतीश बाबू ना तो कपूत है ना ही सपूत है, पूत है वो, जो बिहार की स्थिति बनाई ले रखे। लेकिन इससे पहले जो सरकार थी, आरजेडी की सरकार, लालू जी की सरकार, वो निकल गए कपूत। बिहार में जितनी फैक्ट्रियां थी उनके शासनकाल में सबको डुबा दिए, बंदे करवा दिए। समस्तीपुर का अशोक मिल, समस्तीपुर का सुज्जी मिल, समस्तीपुर का चीनी मिल उनके शासनकाल में बंद। आज सड़क, सड़क की स्थिति तो ऐसी जर्जर थी बुआ जी, हम लोग जब जाते थे ना टाटा पर बैठ के, तब तीने टांग पर जाते थे। अगर कभी छतरी पर बैठे रहते थे ना तो आत्मा में राम राम रहता था कि प्रभु। तो कहने का अर्थ है, सुनेंगे, स्कूल का छत कभी गिर जाता किसके शरीर पर कोई नहीं जानता था। चलिए, तो कहने का मतलब ये था कि स्थिति सरकार का संरक्षण नहीं था। लेकिन नीतीश बाबू जब आए ना तो वो भी अच्छा से कोई उद्योग का संरक्षण नहीं किए। आप लोग तो बच्चे होंगे, पता नहीं होगा, जब नीतीश जी की सरकार आई थी ना तो एक आशा जगह था कि उस समय जो हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस कंपनियां हैं और सारे, तो उन सारे हमारे बिहार में भी लॉन्च करेगी, फैक्ट्रियां खोलेगी। तो हम लोगों को लगा था कि बिहार में कुछ फैक्ट्री हो जाएगी, पेपर ऊपर में दिया था। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि कोई फैक्ट्री नहीं खुला। तो कुछ न्यूज वाले होते हैं ना, उसको खंगालते रहते हैं। तब पता चला कि बिहार में विद्युतें नहीं है, तो क्या होगा, सरकार की व्यवस्था सही नहीं है, सरकार उसे टैक्स ज्यादा मांग रही है क्या। उस समय क्या हुआ कि दिल्ली में ना, दिल्ली नोएडा रखिए उसको, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा रखिए जहां पर आगरा है, उस जगह पर बहुत सारी फैक्ट्रियां थी। प्रदूषण के कारण अटल बिहारी वाजपेयी जी उसको क्या कर दिए, वहां से ट्रांसफर करवा दिए कि जो शहरी क्षेत्र है ना, यहाँ उद्योग नहीं होनी चाहिए, तो इसको ना अलग अलग ले जाओ, अलग अलग राज्य में ले जाओ। अब उस सारे फैक्ट्री वाले ना जगह ढूंढ रहे थे कि कहीं हमको जगह मिल जाए वहां स्थापित करें। अरे भाई, उसका घर उजड़ गया, हम आमंत्रण कर देते कि तुम आ जाओ मेरे यहाँ। लेकिन हमारी सरकार बुर्बक, एक भी कंपनी को नहीं बुलाई, सबको उत्तराखंड वाला बुला लिया, सब चला गया उधरे। वो कह दिया कि बिजली फ्री, आ जाओ मेरे यहाँ, बिजली फ्री, सब उसके यहाँ चला गया। अरे तुम लगाने तो दो। और जब लगा लिया उद्योग तो कहा बुआ 25 यूनिट के लगेगा पैसा, और तब कहा कि 50, और तब कहा कि फुल फुल। खर्चा कहाँ से आएगा कि तुम लोग दोगे ना भाई, पहले लुभाया तब पैसा कमाया अपना। उस समय बिहार से टप के, दिल्ली से होके बिहार से टप के गया था उन्होंने, तो जाना था भाई, उधर कुछ पश्चिम बंगाल भागा, कुछ उधर उधर भागा, बिहार वाला को बुला लेना चाहिए ना, नहीं बुलाया। चलिए, यानी सरकार का संरक्षण नहीं है। सरकार का संरक्षण होगी ना तो उद्योग हमारे हाथ चलेगी, सरकार का संरक्षण नहीं रहेगा उद्योग नहीं चलेगी। सीधी सीधी समझिए बात को। जैसे मुक्तापुर आप सुने होंगे, एक कौन था, जूट मिल है, कंपनी अपने यहाँ की नहीं थी, वो दूसरे स्टेट से आती थी, अपने यहाँ उद्योग लगाई थी। उस समय शांति भाव से चल रहा था। अब क्या हुआ कि चल तो रहा था किसी तरह से, बराबर अक्सर सुनते थे वहां बम में फोड़ देता है, बम में फोड़ देता है भाई, मांगता है कंपनी से, कंपनी को कहता है कि हमको इतना टैक्स दो तब तो तेरा फैक्ट्री चलने देंगे, नहीं तो नहीं चलने देंगे। अब भाई कमाई हमको होगी उसी हिसाब से ना तुमको देंगे, हमको कमाइए नहीं हो रहा, तुम हमसे मांग रहा, कहां से देंगे, तो मजबूरन फैक्ट्री बंद कर लेंगे। क्या, बंद हो गई फैक्ट्री, सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया उस पर। समस्तीपुर का
ठाकुर पेपर मिल थी, बंद हो गई, सरकार का संरक्षण नहीं था। चलिए, तो आपने क्या देखा कि किसी उद्योग की स्थापना के लिए सरकार का भी संरक्षण जरूरी है। मान लीजिए हम बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, तो कंपनियां हैं तो हमारी सहायता सरकार करती है। अगर हमें घाटा लग गया किसी कारण से, तो उसमें दोनों आदमी 50-50 कर देते ना। लेकिन आप नहीं कीजिएगा तो फिर हम कैसे जी पाएंगे? क्या कोई भी कंपनियां ना अपनी पूंजी से नहीं चलती है, सारी कंपनियां सरकार से चलती है। और डायरेक्ट अगर चलाइएगा अपनी पूंजी से, कितना सरकार टैक्स लगा देगी कि मरिए जाइएगा। जब बड़ी कंपनी बनिएगा तब पता चलेगा। जैसे हम लोग काम करते थे ना, HDFC बैंक से काम करते, तो महीने का हम, मतलब महीने का नहीं, साल का हम एगो टारगेट रखते थे, 5 करोड़ हम निकालते थे पैसा। 5 करोड़ देखा हमारी जो मैनेजर था, वो देखा कि सर इतना पैसा निकालते हैं तो आप पर तो बहुत बड़ा लग जाएगा जुर्माना। तो फिर उसमें बहुत सारी बात, तो उन्होंने कहा है कि इंश्योरेंस करवा लीजिए, उससे बच जाइएगा आप टैक्स से। तो इंश्योरेंस करवा लिया हमने। मैंने एक तरीका होता है, वो सब आप देखिएगा, जब करिएगा तब पता चलेगा। अच्छा, वो सब बातें करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, वो अपने पैसे से सब काम नहीं करती है, वो सरकार के पैसे से करती है, और सरकार का संरक्षण होना जरूरी है। तो आप क्या देखिए, पहला देखिए पूंजी, तब देखिए कच्चा माल, बाजार, फिर देखा विद्युत, सरकार का संरक्षण। यातायात की सुविधा होनी चाहिए, यातायात नहीं होगा उद्योग नहीं चलेगा। जैसे समस्तीपुर में चीनी मिल था ना, आप देखेंगे स्टेशन दूर में है, लेकिन स्टेशन से एक अलग रास्ता उसका निकाला गया था, और डायरेक्ट चीनी मिल में वो रेल चली जाती थी। ऐसे जाती थी और फिर घूम के ऐसे चली आती थी स्टेशन पर। मैंने कहने का अर्थ है कि गन्ना चाहे कौन स्टेट से आवे, किधरों से आवे, दलसिंह सराय से आवे, रोसड़ा से आवे, किधरों से आवेगा, पटोरी से आवे, डायरेक्ट उछल जाएगा कहाँ, फैक्ट्री के अंदर। मान लीजिए फैक्ट्री में नहीं जाती, स्टेशन पर उतरती, स्टेशन से उतार के प्लेटफॉर्म पर रखिए, उसको फिर ट्रक पर लोड करिए, लोड करके फिर ले जाइए गोडाउन में उतारिए, तब महंगा नहीं हो जाएगा? वो महंगा हो जाएगा। अब डायरेक्ट गाड़ी कहाँ चली जाती है भाई? चीनी मिल में। चीनी मिल में गई, जैसे समस्तीपुर में उस दिन भूल गए थे, हसनपुर में चीनी मिल है, ठीक है, समस्तीपुर के हसनपुर में जाएंगे देखेंगे ना, तो डायरेक्ट ट्रक, डायरेक्ट सब कुछ उसके मिल के अंदर घुस जाती है, ठीक है। क्रेन लगा होता है, बड़का क्रेन दांत वाला, ऐसे करके एक के बार ना करके घुसाया, ऐसे करके, हाथ से उठाने की जरूरत नहीं, क्रेन ऐसे घुसाया ट्रेन में, एक के एना के दाब दिया, अब पूरा गन्ना एक के बार उठा लिया, हाँ तबला गया इतना टन, वहां मशीन में के बार बता दिया, वो उठैले है वहां बता रहा है जितना टन हुआ, एना के फेंक दिया उन्हें। समझे? ये सुविधा नहीं हुआ, तो इससे क्या होगा, ढुलाई खर्च कम होगी यातायात की सुविधा से। समझ में आई बात है? इसके अलावे हैं मानवीय संसाधन। देखिए मानव का संसाधन होना जरूरी है, यानी कहने कुशल कारीगर। नहीं समझे बात? कुशल कारीगर रहेगा तब ना उत्पाद अच्छा होगा। अब देखिए ना, हम चिप्स का फैक्ट्री खोल दिए, चिप्स नहीं होता है वो अपना जो खाते हैं 5 रुपया में, हमारे पास ना अच्छा मजदूरे नहीं है, कारीगरी अच्छा नहीं है, ले तेले डाल देता है कहीं ज्यादा, तो कहीं मसाले ढक देता है ज्यादा, वो बिक्री होगा? इसलिए कुशल कारीगर होना जरूरी है, यानी प्रबंधन। चलिए, तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए कुल बातें जरूरी हैं, जिनमें एक और है जलवायु। जलवायु भी होना जरूरी है, अगर जलवायु अच्छी नहीं रहेगी उस उद्योग के लिए, तो आपका उद्योग नहीं चलेगा। जैसे हमने बताया था उस दिन कपड़ा उद्योग की बात, कपड़ा उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात में ही क्यों ज्यादा है? इसका मेन रीजन है मेरे भाई जलवायु, क्योंकि वहां कपड़ा उत्पादन, सूती कपड़ा के धागा बनने के लिए कम से कम 20 डिग्री तापमान चाहिए। 20 से 25 हो गया तो ज्यादा हो गया, जहर हो गया ओकरे लेल। 30 हो गया तो समझिए पूरा पॉइजन है वो, कि सब धागा चटक जाते हैं, टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। क्या समझे? मतलब खराब ना। अपने यहाँ हम लगा लेंगे तो क्या होगा, सब धागे टूट जाएगा, तो क्या होगा, बनेगा? नहीं बनेगा। इसीलिए जलवायु भी जरूरी है। तो किसी उद्योग की स्थापना के लिए कौन कौन से कारक? तो कच्चे माल, पूंजी, यातायात, विद्युत, सरकार का संरक्षण, एक कुशल कारीगर, जलवायु इत्यादि थे। बाजार हो गया क्लियर? किसी को डाउट? ये तो क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। देखिए हमारे आसपास बहुत सारे उद्योग हैं और अलग अलग आधार पर हम उसको वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग करते हैं कच्चे माल के आधार पर। देखिए हमारे उद्योग जो है ना,
वो कच्चे माल के आधार पर कैसे कैसे वर्गीकरण किए जाते हैं, माने जो कच्चा माल कहाँ से आती है उसके आधार से, ठीक है। तो सबसे पहले किताब में तो आपको चारे को बताता है, एगो हम एक्स्ट्रा बता देंगे आपको। एक है कृषि आधारित उद्योग। अब समझिए कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं। तो जोन उद्योग का कच्चा माल कहां से आता है, कृषि से आता है, तो उसको कहते हैं हम लोग कृषि आधारित उद्योग। जैसे देखिए चीनी उद्योग, उसका कच्चा माल खेत से गन्ना आएगी। कपड़ा उद्योग खेत से आएगी, जूट नहीं सॉरी जूट उद्योग या कपास उद्योग नहीं, तो ये सब क्या हमारा कृषि आधारित उद्योग, कोई दिक्कत। खनिज आधारित उद्योग, कच्चा माल खनिज होगा, जैसे हो गया आपका लोहा इस्पात उद्योग, ये क्या हमारा खनिज आधारित। सीमेंट उद्योग खनिज आधारित उद्योग। एल्युमिनियम उद्योग खनिज आधारित उद्योग, ठीक है ना। तांबा उद्योग खनिज आधारित उद्योग, कोई दिक्कत। सोना का जो हम लोग या हीरा का जो सामान बनाते हैं आभूषण, वो सब क्या है खनिज आधारित उद्योग है। किसी को डाउट। तो पहला हो गया कृषि, दूसरा हो गया, तीसरा है जंतु आधारित उद्योग। जैसे देखिए दूध वाला फैक्ट्री चलती है ना, डेयरी उद्योग, उसमें उत्पाद कहां से मिलता है, जंतु से मिलता है। चमड़ा उद्योग, बेल्ट बनता है, बैग बनती है, कोट बनता है, ये सब पर्स बनता है, ये सब कहां से आती है, जंतु से आता है ना। तो ये सब क्या हो गया जंतु उत्पाद उद्योग। अच्छा, एक होता है वन आधारित उद्योग, जहां हम लोग वन से सामान तैयार करते हैं। जैसे देखिए पेपर उद्योग, पेपर नहीं कागज, फर्नीचर, औषधि, ये सब कौन उद्योग हो गया। अच्छा, आपसे परीक्षा में हाँ ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है, क्या है पूछेगा, औषधि उद्योग किस प्रकार के उद्योग है। कृषि उद्योग, वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित और समुद्र आधारित। तो कौन लिखेंगे हम लोग, तो आप लिखेंगे वहां पर वन। एक और होते हैं जो समुद्र होते हैं जो आपको किताब में नहीं है, एक समुद्र आधारित उद्योग। जैसे देखिए हम लोगों के यहाँ शंखा पोला औरतें पहनती है, नहीं पहनती है, जब शादी शुदा लड़कियां हो जाती है जब हिंदू समाज में, तो वो शंखा पहनती है, ठीक है ना। हाँ व्हाइट व्हाइट, तो वो क्या है थोड़ा सा पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है हम लोग हिंदू समाज में। तो उसका भी एक फैक्ट्री होती है, उद्योग होता है। समुद्र से शंख निकाला जाता है, फिर उसको काटा जाता है, काट करके इतना चौड़ा चौड़ा पट्टी करके, फिर उसमें डिजाइनिंग डिजाइनिंग किया जाता है। वहाँ बहुत सारे लोग लगे होते हैं काम में। तो ये कौन सा समुद्र घाट से। अच्छा, नमक बनते हुए तो सुने होंगे ना अपने यहाँ समुद्र से नमक, तो वहां तो कुछ लोग काम कर रहे होंगे ना। तो कौन उद्योग, समुद्र से सिप निकाली जाती है, मोतियां, मोती निकलती है, मालूम है ना। एक जानवर होता है मतलब उसके अंदर में जीव, उसको निकाला जाता है, उसके अंदर में रहता है मोती, उसको फिर कीमती रहता है, उसको निकाला जाता है। तो उसमें भी कुछ लोग लगे हुए हैं। तो ये कौन हो गया, तब मोती उद्योग, शंख उद्योग, नमक उद्योग, ये सब कौन आधारित, समुद्र आधारित। कोई दिक्कत है। तो कच्चे माल के आधार पर कितने प्रकार के, समझ में आ गया होगा। बुक में 4 हैं, लेकिन एक और होते हैं, 5 होते हैं जो किताब में नहीं है। आप लिखेंगे आंसर में 4 ही, लेकिन हमने बता दिया कि वहां पर 4 को हम लिखे हुए थे, इसके अलावा एक और होता है, ठीक है ना, जो किताब में नहीं है। अब मेरा गलत नहीं है, आप थोड़ा नजर दौड़ा के देखिएगा, हमने सही बताया। अब चलते हैं उत्पादन या तैयार माल के आधार पर, सुनिएगा। एक होता है भारी उद्योग और एक होता है हल्का उद्योग। अब देखिए जिसका उत्पाद ना भारी हो तो भारी उद्योग, और जिसका उत्पाद हल्का हो तो हल्का उद्योग। क्या, जैसे लोहा इस्पात उद्योग क्या है, उसका कौनो उत्पाद होगा पूरा भारी होगा कि नहीं कि, तो वो हो गया भारी उद्योग। हल्का उद्योग का मतलब हुआ जिसका उत्पाद क्या होगा, हल्का होगा। जैसे साइकिल उद्योग हो गया या और दूसरा उद्योग रखिए ना, जिसका उत्पादन हल्का होगा तो वो हो गया हल्का उद्योग। कोई डाउट। चलिए अब आगे चलते हैं। उद्योगों के आकार के आधार पर, आकार का मतलब होता है कि बड़ा पूंजी से और उससे ज्यादा पूंजी से, छोटा पूंजी से, या कितने मजदूर काम कर रहे हैं उसके आधार से। क्या, अच्छा जैसे हम लोग के यहाँ उद्योग है, तो कौन उद्योग है भाई रे, हम लोगों के यहाँ कुटीर उद्योग है। घर के सदस्य से काम चला लेते हैं। क्या होता है कि हम जाते हैं, एक बार तैयार कर देते हैं, और घर के जो सदस्य हैं सब मिलके उसको पैक कर देता है, या एक आध को मजदूर की जरूरत होती है, होती नहीं भी होती है। क्या, तो ये कौन उद्योग हो गया, कुटीर उद्योग। इसमें पूंजी भी ज्यादा जरूरत नहीं है, और ज्यादा उसमें मजदूर की भी जरूरत नहीं है, और उसका उत्पाद भी कम होता है, तो इसको कहते हैं हम लोग कौन उद्योग। तो छोटे उद्योग हो गए, तो छोटे उद्योग मत ना, छोटे पैमाने का उद्योग माने कम पूंजी, कम मजदूर,
या घर के सदस्य द्वारा चलाया जाता है तो उसको कहते हैं कुटीर उद्योग। कोई दिक्कत? समझ रहे ना, हाथ से उसमें ज्यादा काम होता है, मशीन से काम नहीं होता है। जैसे पहले हम टॉयलेट क्लीनर बनाते थे तो हाथे से लाठी से घोर लेते थे, नहीं घोर लेते थे, लेकिन देखे कि भाई अब थोड़ा सा काम बढ़ा है तो हाथ से घोरते हैं ना तो बड़ा हाथ थक जाता था, पूरा बाहें चढ़ जाता था। तो अब ले आए हैं मशीन घोरने वाला, लगा देते हैं मशीन, बटन टिप देते हैं, पूरा एकदम 10 मिनट में कर करा देता है। हाँ देखिए, लेकिन पहले ना हाथ से करते थे ना तो उतना सुंदर नहीं बनता था, मशीन से बनाते हैं तो बहुत सुंदर बनता है। हाँ नहीं मतलब उसका रंग देखिए ना, उसका रंग क्वालिटी ना, मतलब देखने से ही पता चल जाता है कि क्वालिटी में अंतर आया है, देखने से पता चल जाता है। नहीं, चलिए तो छोटे पैमाने वाला समझ गए ना सब लोग कि कम पूंजी से कम लोग में चलाया जाता है। दूसरा है मध्यम आकार का उद्योग, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा पूंजी हो, 50-100 मजदूर हो, नहीं आतनी नंबर जगह में लगाया गया होगा तो उसको कहते हैं हम लोग मध्यम, यानी उसको कहिए लघु उद्योग, उसको कहिए लघु उद्योग। ठीक है, अब चलिए, और एक है बड़े पैमाने पर, बहुत बड़का जगह में लगाया होगा, बहुत बड़ी पूंजी से लगाया होगा, नहीं अब भर दिन चलते रहेगा ये उद्योग के, ई छोर से ऊ छोर समाप्त नहीं होगा। जैसे चलिए ना टाटा जमशेद जी का उद्योग देखने के लिए, पर ई छोर से शुरू किए थे चलना तो ऊ चल गए ऊ छोर तक ला, आज शाम हो गया पर खत्म नहीं हुआ। हम बोले कि हो कितना देर लगेगा, लगेगा 3-4 घंटा और लगेगा, अरे मर्दाबाद थक गए गोर हम ना जब हाँ हम रुक गए, हमने कहा हमरा से नहीं होगा। एगो हमारे गांव का आदमी काम करते हैं टाटा आयरन स्टील कंपनी में, रंजीत सिंह नाम था उनका, उनके साथ गए थे एक बार घूमने के लिए हम लोग, ठीक है ना, मैंने ऐसे ही गए थे तो जा रहे थे तो चलिए नहीं होता है तो चल दिए, आ गए देखने के लिए, तो ई छोर से शुरू किया ले जाना, और वो छोर तक चलाते 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 गोर और थक गया, हम बोले हमरा से नहीं होगा, हमरा रहने दीजिए, नाश्ता उस्ता कर लिए, फिर गाड़ी में बैठे हम बोले हम जाते हैं डेरा पर अपना। समझ रहे बात को, यानी कि बहुत बड़ा पूंजी होगा, और उसमें जानते हैं बहुत सारे एक बार में बिल बजता है तो 5-7 हजार लोग अंदर घुस जाता है एक बारी, अब 5-7 हजार निकल गया, नहीं 3 टाइम चलते हैं, 15-16 हजार 20 हजार लोग काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके अलावा और सारे लोग उसमें खनन में काम कर रहा है, कोई परिवहन में काम कर रहा है, तो ऐसे उद्योग क्या कहलाएंगे, बड़े पैमाने का उद्योग। तो बड़े पैमाने माने कि बहुत जगह में होगा, पूंजी भी ज्यादा, बहुत सारे लोग करेंगे। मध्यम आकार का मतलब छोटा उद्योग जिसमें 100-50 मजदूर काम कर रहा होगा, तनका ज्यादा जगह में लगल होगा। और एक है छोटे पैमाने, माने घर में काम हो रहा होगा, घरेलू सदस्य है, इसको कहिए कुटीर उद्योग, इसको कहिए लघु उद्योग, इसको कहिए दीर्घ उद्योग। एनी डाउट? अब चलिए आए कारण बता तो दिया क्या, चलिए आगे चलते हैं। स्वामित्व के आधार पर, ए भाई स्वामित्व का मतलब होता है पूंजी, पूंजी के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, मालिक के आधार पर, तो उसको कहते हैं हम लोग, जैसे एक निजी क्षेत्र का उद्योग जिस पर केवल हमारा अधिकार होगा, एक व्यक्ति का अधिकार होगा, उसको कहते हैं निजी उद्योग। जैसे देखिए जमशेद जी टाटा का उद्योग है ना, टाटा स्टील कंपनी, वो एक व्यक्ति का है। अभी कुछ दिन पहले उनके मालिक थे रतन टाटा, नहीं उनका देहांत हो गया है। अब उद्योग का कौन मालिक होगा कोई पता नहीं है, क्योंकि उनका कोई अपना संतान नहीं है। उनका एक चलवा था, चलवा को रखे हुए थे, वो बेचारे दयालु आदमी थे, उसको रख लिए थे वो, थे ना, उनके शादी नहीं किए थे आज तक, तो शादी नहीं किए तो फिर अपना कहाँ से कोई होगा, है कि नहीं। तो अब उनका कोई है नहीं, भतीजा भतीजी होगी तो कहीं वो कहीं करे तो करे, या किसका होगा वो तो बाद उनके अपनी निजी मामला है। लेकिन एक कंपनी का जब रहेगा, एक व्यक्ति का रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, निजी उद्योग। जैसे मान लीजिए मकान हमारा निजी उद्योग में चलेगा, नहीं या उद्योग की बात करेंगे जैसे हम लोग चलाते हैं तो निजी उद्योग ना है। चलिए समझ गया, निजी उद्योग एक व्यक्ति द्वारा। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, टाटा आयरन स्टील कंपनी कौन उद्योग, और होगा वहां पर और उदाहरण होंगे, जैसमें हम लोग देखते हैं स्वामी के, हाँ जमशेदपुर का वही बतेबे किया है। अब आगे चलिए, सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग का मतलब होता है कि जिस पर सब लोगों का अधिकार, माने सरकार का अधिकार। अच्छा, अपने यहाँ जो बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, किसका है मालूम है, सरकार का है। तो उसको लाभ होगा तो हम सबको होगा, घाटा होगा तो नहीं होगा, तो इसको कहेंगे हम लोग सार्वजनिक उद्योग। क्या बोलेंगे, चलिए, या समुद्री जहाज का निर्माण जो है, वेल तेल, ये सब जो है ना सार्वजनिक है, सरकार का संचालन करती है। आगे है संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। संयुक्त का मतलब होता है कि जिसमें सरकार और एक व्यक्ति का स्वामित्व हो, उसको कहेंगे संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। सरकार और एक व्यक्ति का उद्योग चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए हम कोई कंपनी खोले हैं तो हम सरकार से टाइप कर लिए,
कि आधा पूंजी सरकार की, आधी हमारी, तो बेनिफिट में आधा हम आधा, तो इसको क्या करेंगे, संयुक्त कहेंगे। और एक है सहकारी क्षेत्र का उद्योग, जिसमें मान लीजिए हमारी 2-3 व्यक्ति मिल करके हम लोग चला रहे हैं, जैसे हम चला रहे हैं, आधा फेवी दिया, दोनों आदमी मिला करके एक फैक्ट्री खोल दिए पानी वाला, फिल्टर पानी वाला, दोनों आदमी पूंजी लगा के, तो ये हो गया सहकारी, समझ रहे ना। तो अब समझ गए, तो इस तरह से हम लोग पूंजी के आधार पर, जो कौन पूंजी लगा रहा है उसके आधार पर कौन कहलाता है, उद्योग के 4 प्रकार। चलिए अब चलते हैं क्रियाकलाप की विविधता के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। सुनना, क्रियाकलाप के आधार पर, एक है प्राथमिक उद्योग, तो अभी तक समझिए गए थे पीछे प्राथमिक वाला में, जिस सीधे हम लोग प्रकृति से डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। जैसे देखिए कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, इस सब का हम लोग क्या करते हैं, मैंने जो उत्पाद निर्माण करते हैं, खाद्य पदार्थ निर्माण करते हैं, तो वो प्राथमिक उत्पाद में आ जाता है, उद्योग में आ जाता है। जैसे अब देखिए कृषि के लिए यूरिया डीएपी उत्पादन करते हैं ना, तो वो कौन हो गया, प्राथमिक उद्योग। मुर्गी के लिए मुर्गी दाना तैयार किया जाता है ना, देखे होंगे बोरा में पैक करके आती है खाने के लिए मुर्गियों के लिए, तो वो क्या हो गया, प्राथमिक उद्योग हो गया। क्लियर है। इसी तरह से मत्स्य के लिए, मछली के लिए आती है वो क्या कहते हैं दाना, मछली को डाला जाता है, उसको खिलाया जाता है। जानते हैं ऑक्सीजन की गोलियां भी आती है, और उसको पानी में ऑक्सीजन कम जाता है ना, तो उसमें डाल दिया जाता है, ऑक्सीजन उसको पुर जाता है। हम एक जगह गए थे, मुजफ्फरपुर गए थे, तो हमारे मौसी के मतलब उनकी ननद का ना बेटा पाले हुए था, वो पॉलोथीन में, पॉलोथीन बहुत बड़ा, इतना बड़ा पॉलोथीन था, और उसको खड़ा किए हुए था पॉलोथीन पन्नी को, और उसमें मछली पाले हुए था, इतना इतना बड़ा मछली था, छोटा छोटा इतना इतना बड़ा। तो चर्चा हुई तो बताया कि देखिए इसमें ऑक्सीजन, जब लाइन नहीं रहती विद्युत, तो वो गोली लाया, उसमें रख दिया, इसे गिरा दिया। हम बोले भैया ये कौन सी डाले हैं आप, तो बोला ये ऑक्सीजन की गोली है, विद्युत अभी लाइन नहीं ना है, तो लाइन नहीं रहेगा तो कुछ देर में ना इसको पानी नहीं मिलेगा, पानी जो है इसका ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा इस पानी का, तो ऐसी स्थिति में मछलियां मरने लगेगी, जितना उसको चाहिए तो हम ये गोली डाल देंगे तो इसको ऑक्सीजन मिलते रहेगा। पानी में ऑक्सीजन पुराने के लिए ऐसा किया जाता है, ऐसे मोटर लगा रहता है, वो पानी को फेंकते रहता है, दूसरा पानी डालते रहता है, वो वाला पानी को बाहर फेंकेगा जो अंदर में है, आई बाहर वाला को उसमें डालते रहेगा थोड़ी थोड़ी देर पर, तो इससे क्या होगा, उस पानी में ऑक्सीजन मिलते रहेगा नया पानी में। तो इस तरह से होती है क्रियाएं। तो कहने का अर्थ है कि जो प्राथमिक उत्पाद है ना, उसकी गोलियां आती है, जिसमें बताए मछली के लिए उसके दाने आते हैं, डब्बा में रखा था, जैसे मसूरी का दाना नहीं होता पीला पीला, वैसे था, और रखा इसे, निकाला इसे छिड़ दिया, तो हम लोग देख लिए क्रियाकलाप के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण देख रहे थे। अब चलेंगे हम लोग प्रमुख कार्यों के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। देखिए एक आधारभूत उद्योग है, समझिएगा VVI है, आधारभूत उद्योग माने वैसे उद्योग जिससे सब उद्योग चलता है, जितने उद्योग सब उसी से चलता है, वो ना रहेगा तो समझो सब खत्म, ऐसे उद्योग को कहते हैं आधारभूत उद्योग। अच्छा कौन उद्योग हो सकता है, ना ना, लोहा इस्पात उद्योग। चाहे देखो गन्ना पेरे वाला मशीन चाहिए, लोहा से आएगा, गेहूं पीसने वाली मशीन चाहिए, लोहा से आएगा, धान कुटने वाली मशीन चाहिए, नहीं आएगा। चाहे आप कौन उद्योग लगाना हो बउआ, सब तो लोहे से बनेगी, तो लोहा उद्योग क्या हुआ, आधारभूत, सब का मालिक सब का बाप, नहीं हुआ, इसको क्या बोलेंगे, आधारभूत। ऑब्जेक्टिव पूछता है, लोहा इस्पात उद्योग कहलाती है, ठीक है। अच्छा, और एक होता उपभोक्ता उद्योग, बउआ है सुनना, एकदम उपभोक्ता खाए वाला, एकदम उपयोग कर रहा है धाए धाए, तो वो क्या है, कुरकुरे उद्योग क्या हो गया, चीनी उद्योग, मक्खन पनीर, समझ में आई बातें। उपभोक्ता का मतलब उपयोग करने वाला चीज ना। चलिए तो ये तो समझ गए, आधारभूत उपयोग उपभोक्ता, ये किसके आधार पर, प्रमुख कार्य के आधार पर। अब कहानी खत्म हुई, कहानी खत्म हुई उस सब का उद्योग का वर्गीकरण। आप चलेंगे बारी बारी से देश में कौन कौन भारी भारी उद्योग है ओकरा देखेंगे, फिर हल्का हल्का उद्योग देखेंगे क्या गिनती कर रहे थे ना, चलिए वो हमको समझ में आया, या आप देखें तो कुछ चीज याद आया। पटना में एक हॉस्पिटल है, रॉबिन हॉस्पिटल, रॉबिन हॉस्पिटल, ठीक है ना,
वहां बाहरी गेट पर लिखा हुआ है कि 3 लाख रुपया आपके पास होगा तो अंदर घुसिए, नहीं तो नहीं घुसिए। मैंने पहले इलाज का खर्चा 3 लाख, सही बता रहे हैं। रॉबिन हॉस्पिटल उसका नाम है, उसमें इमरजेंसी ही लोग जाते हैं और पहले कह देता है गेटवे पर कि 3 लाख है। तो हमारे एक आदमी को वहां भर्ती कराया गया। जब वहां गया भर्ती होने के लिए, वो तो मैंने एक हॉस्पिटल में साफ रिटायर हो गया था, समझिए डेड हो गया था, मजबूरन उसको ले जाया गया। तो गेटवे पर गया ना, तो उसको लगा कि जैसा 3,000 है कि 30,000 है, तो धीरे धीरे गिना, 1 2 3 4, अरे बाप रे 3 लाख लिखल है। तो वही याद आया हमको भी। हाँ चलिए, मैंने कहने का अर्थ है, देखिए बड़ी अंक रहती ना, थोड़ा धीरे धीरे गिनना पड़ता है। चलिए आइए किताब को। भारत का पहला उद्योग सुनना, भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। यह रोजगार बढ़ाने और विदेशी मुद्रा लाने में मदद करती है। ठीक है, ये विदेशी मुद्रा लाने में और रोजगार बढ़ाने में मदद करती है। औद्योगिक उत्पाद में इसका योगदान 14% है। माने जितने उद्योग है उस सब में वस्त्र उद्योग का कितना योगदान, याद रखिएगा, वस्त्र उद्योग का कितना योगदान। इसके अलावा विदेशी मुद्रा में भी इसका 12.58%। देख लीजिए, कृषि से 13.7, खाली कृषि से। उद्योग में एक उद्योग लगा दिए तब 12.58% आ रहा है उद्योग से, यानी वस्त्र से। यानी हम लोग क्या करते हैं, छोटा मोटा वस्त्र जो भी होता है बनाते हैं, आप विदेश के देशों में सप्लाई कर देते हैं, दूसरे 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 देशों में। अच्छा, तो कपास अगर हम बेच रहे हैं तो कम में ना हमको मिलेगा मुनाफा। आप फैक्ट्री खोल देंगे तो देश के लोगों को रोजगार भी हो जाएगा। उस कपड़ा को बेच देंगे उसके हाथे तो ज्यादा मुनाफा आएगा। जैसे हम लोग बताए थे, भैंस गाय जो भी हम लोग पाले हुए हैं, दूध ना बेच करके उसका दही बेचें, उसका मिठाई बेचें, उसका पनीर बेचें, घी बेचें, तो ज्यादा मुनाफा होगा कि नहीं होगा। तो सेम कहानी यहाँ ये है। तो देखिए ये देश के कितने योगदान देती है बुआ, याद रखिएगा 12.58। सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 4% है। यानी अन्य उद्योगों में कितना इसका योगदान, 4%। 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार भी देती है। देखिए 3.5 करोड़ लोग, तनखा ना हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, इतने लोगों को रोजगार। और 2013-14 में इसका निर्यात कितना था, तो इतना देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 2,38,422 करोड़, इतना रुपया का काम हम लोग किए थे उस समय में। चलिए ये तो समझ गए वस्त्र उद्योग की बात। ये देखिए हमारे यहाँ वस्त्र उद्योग का फोटो है, देख रहे हैं ना। एक फुट में उद्योग लगाने में कितनी पूंजी लगी होगी, अब थोड़ा सा देख सकते हैं। हाँ ये सब धागा है, ये सब धागा है, ये सब भी धागा लगा हुआ है, सब धागा। देखिए देखिए ऐसा है ना, सुनिए ना, अब तो ऐसी आ गई है ना मशीनें, सब एक ही मशीन लगी होती है यहाँ से लगा लंबा तक ज्वाइनिंग। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे कपड़ा बना, जैसे मान लीजिए टी शर्ट बनी ना, तो इसका धागा तैयार पहले से लगा हुआ है धागा, मशीन चली तो कपड़ा की बुनाई हो गई, कपड़ा बुनाई हो गई। आगे गया तब मशीन में ही सेट कर दिया गया है, कंप्यूटर में ही, कि इसको काटना है 38 के साइज का, 38 साइज, मान लीजिए 42 साइज नहीं होता है कमीज का, तो उस तरह से कटौती हो गया इसका, कॉलर कट के अलग हो गया, बाही कट के अलग हो गया। ठीक है ना, आगे गया तो आगे वो बाही सिया गया, कॉलर सिला गया अलग अलग, है ना। फिर आगे जाके सब जुड़ गया, सब एक जगह, ठीक है ना, निकल गया। एगो फिनिशिंग सेंटर है, फिनिशिंग सेंटर में उसको पहुंचा दिया गया। क्या तो बउआ जी, इसमें देख लीजिए कहूँ धागा तो नहीं छूटल है, कॉलर वॉलर में कहूँ कुछ नहीं छूटल है, सब कुछ फिनिशिंग सेंटर वाला चेक कर लिया, और फिर चेक करके और उसको पन्नी में पैक करके भेज दिया मार्केट में। रंगाई धंगाई सब एक जगह हो जाती है, मशीन से गुजर गई है, रंग हो गया आराम से। हाँ सही बता रहे हैं, मतलब कहने का अर्थ है कि अब अलग अलग उसको रंगने की जरूरत नहीं, अलग अलग उसको करने की जरूरत, सारे काम एक ही मशीन में। ये सब अथी हैं, धागे लगे हुए हैं, धागा है सब। चलिए अब आगे चलिए सुनिएगा। आधुनिक सूती मिल सबसे पहले 1818 में कलकत्ता के पोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया, लेकिन कुछ समय बाद ये बंद हो गई। यानी हमारे देश में सबसे पहले कलकत्ता में 1818 में लगाई गई थी आधुनिक मिले, लेकिन ये लगाया था अंग्रेज। अंग्रेज कोई कंपनी थी ना, वो लगाई थी 1818 में, लेकिन कलकत्ता में लगाई, कोई कारणवश हो, कच्चा माल नहीं होगा या कुछ भी, तो जिसके कारण वो बंद हो गया। लेकिन सबसे पहले 1854 में मुंबई में अपने देसी पूंजी से लगाया गया था। यानी अपने कोई भारतीय कंपनी ने अपना पूंजी लगा के सबसे पहले। ऑब्जेक्टिव पूछेगा
सबसे पहले कपड़ा मिल कहाँ लगाई गई थी? मुंबई में। कब लगाई गई? 1854 में। याद रखेंगे। जिसकी स्थापना किसने किया था? कावस जी, नानाजी, दाभार। किसने किया था? कावस जी, नानाजी दाभार ने। आज देश में 1600 से अधिक मिले हैं और मुंबई को सूती वस्त्र की महानगरी कहा जाता है। आपसे पूछेगा सूती वस्त्र का महानगरी किसे कहते हैं? क्यों? अरे अकेले मुंबई में 300 से ज्यादा फैक्ट्री है ना, इसलिए इसको कहा जाता है महानगरी। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे। अभी 1600 से ज्यादा देश में है, लेकिन उसमें अब चलिए इसके अलावा प्रमुख उत्पादक जगह याद रखेंगे तब मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, कानपुर, सूरत, बड़ोदरा है, भरूच है, पठान है, राजकोट है। ये सब बहुत जगह है जहां से उत्पादन की जाती है। इसका उत्पादन 1950-51 में 4 अरब मीटर था। देखिए 1951 यानी हम लोग जब आजाद हुए थे उस समय की बात करेंगे, 4 अरब मीटर हम लोग कपड़ा तैयार करते थे। लेकिन वहीं 53 अरब मीटर हो गया है। कब? 2006-7 में 53 अरब। 4 अरब और 53 अरब, कितना वृद्धि हुआ? गौर करिए, कितना गुना। अरे भाग कर दो ना भाई उसे। 14 चका 56, 14 चका 56 या 13 चौके 52 रखिए। 13 गुना से तनिए ज्यादा, 13 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है देश के आजादी से लेकर के अभी तक में। जनसंख्या कितना बढ़ा? 4 गुना। 37 थे, एक 40 हो रहे हैं, एक अनुमान तो रखिए 4 गुना। तो जनसंख्या वृद्धि 4 गुनी। कपड़ा के उत्पादन में कितना गुना? 13 गुना। उत्पादन कितना हो गया? बहुत ज्यादा नहीं हो गया? कपड़ा की कमी है। हम लोग पहले बच्चा थे, 7वां 6ठा में पढ़ते थे, जब तक पैंट आवाज नहीं होता था तब पंचर उमचर में तो होबे नहीं करता था। जब पूरा आवाज हो जाता तब मम्मी वो खरीदती थी। 6 आने वाला रहता था तो आशा रहता था कि वो खरीदाएगा। सही बता रहे हैं अपनी बात। उस समय कपड़ा का बड़ा दिक्कत चलता था। पूरा अथी साट के ना होता पेना, साट के तब पहनना पड़ता था। हंसने की बात नहीं, चिप्पी लगा के। सही बता रहे हैं। अब तो ऐसा था, गरीब आदमी वैसा नहीं पहनता है, गरीब ऐसा नहीं पहनता है। हम लोग को तो छोड़िए। हाँ वही ना, नहीं वो तो अभी चल गया, वो अलग सी चीज है। लेकिन हम लोगों को उससे मजबूरी थी, मजबूरियां थी। पिताजी को 15-20 दिन महीना दिन पैर दावे थे तो एगो फुल पैंट 20 रुपया में खरीद के ला दिए थे फुट। अब चलिए चलिए अब देखिए, अब देखिए एक छोटे छोटे बच्चों को भी कम से कम 10 को तो कपड़ा जरूरी रहता है। फटबो नहीं करता है, 2 खरीदा जाता है। क्या है कि नहीं? यानी आप समझ रहे हैं ना क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमारे देश में कपड़ा का उत्पादन क्या हो गया है? कई गुना बढ़ गया है। चलेंगे अब देखिए सुनिएगा, हम लोग इसको बेचते किस किस देश के हाथ हैं? तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस, नेपाल, श्रीलंका और अफ्रीका के देशों के हाथों हम लोग व्यापार करते हैं। तबे तो 12.65% रुपया विदेशी मुद्रा आ रही है। तो इतना देश के हाथ से बेच रहा है ना जी। यानी कुल मिलाकर के हमने देखा तो हम लोग कपड़ा उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ईश्वर करे इसी तरह से होते रहे और सस्ता में कपड़ा मिलते रहेगा, हम लोग पहनते रहेंगे। चलिए क्लियर हो गई बातें? तो यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव मिलेगा बुआ जी, याद रखना कि कपड़ा मिले सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में। क्यों है? क्योंकि कच्चा माल वहां ज्यादा है। इस सब्जेक्टिव में होगा। वहां की जलवायु उसके लिए सही है, परिवहन की वहां सुविधाएं हैं, तो इस सब के कारण वहां पर कपड़ा मिल जाता है। ई सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में रहेगा, इसमें से एगो रहेगा कौन? तो सबसे पहले भारत में कपड़ा मिल, आधुनिक कपड़ा मिल कहाँ लगाई गई? मुंबई में 1854 में। यहाँ से एगो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गई। अब चलते हैं दूसरा। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ने की बजाय बाहर की बातों में ध्यान दे रहे हैं। ऐसा मत समझिएगा कि हम पढ़ाइए रहे हैं, हमको सब दिखाई पड़ रही है। आएंगे यार वीडियो बंद करके 4 चाटा मारेंगे फटाक से। याद रखना। वहां से आप उधर हो जाइए थोड़ा सा। निखिल भाई आप निकलिए बाहर, इधर थोड़ा सा आ जाइए। तो यहाँ आपका तो क्लास बाद में होबे करेगा, लेकिन फिलहाल आप आ जाइए यहाँ। यहाँ इधर आ जाइए किनारे, यहाँ आगे में और आगे। हाँ बैठिए। चलेंगे, ध्यान देंगे। जूट या पटसन के वस्त्र, यानी जूट उद्योग देख रहे हैं ना, जैसे हम लोग पटुआ जो अपने यहाँ खेती होती है, उससे ना कई तरह के होते हैं, जैसे बोरा हो जाता है,
गलीचा हो जाता है, और अन्य प्रकार के जो पैर पैर पोछने वाला नहीं घर में लगा लेते हैं, सीट गेट पर रहता है, तो सब पहले होता था सिंपल रहती थी, अब तो उसमें नई नई आधुनिक चीजें लगा दिया गया उसमें। तो ये सब उद्योग कौन सा है गया, जूट या पटसन उद्योग। भारत में जूट की पहली मिल याद रखिएगा 1850 में कोलकाता के निकट रिसरा में लगाया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा जूट मिल सबसे पहले भारत में कब लगी, कहां लगी, कलकत्ता में के निकट एक जगह है, ये जगह नहीं पूछेगा आपसे, सीधे पूछेगा कलकत्ता, ऑप्शन में रहेगा। चलिए किस नदी के किनारे, तो हुगली नदी के किनारे लगाया गया था, और अधिकांश मिले हुगली नदी के किनारे ही है। अच्छा काहे है, अभी तुरंत पर है, क्योंकि वहां कच्चा माल अभी भी पूरे भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कहाँ होती है, लेकिन बहुत सारे उद्योग ना बंद हो गई है। देखिए समझिएगा इसके मुख्य कारण, देखिए कच्चा माल का मिलना, रानीगंज के कोयला की निकटता, और नदी की पर्याप्त जल, सस्ते और कुशल श्रमिक, इन सब के कारण सबसे ज्यादा कच्चा जूट मिल कहाँ है, हुगली नदी। जूट मिल का पहला तो हो गया कि कच्चा माल है, दूसरा हो गया कि उसके लिए कच्चा माल में एक और कोयला चाहिए, तब बगल में रानीगंज है, तो रानीगंज से कोयला उसको मिल जाती है, तो दूगो हो गया। तीसरा उसको नदी चाहिए, क्योंकि सफाई होने के लिए, नहीं वो जो पटुआ आती है उसको सफाई करने के लिए, तब पानी, तो बगल में हुगली नदी बहुत बड़ी नदी है, तो उसको पानी भी पर्याप्त मिल जाता है सबको, और कुशल कारीगर भी है। यार कारीगर तो सब जगह हो जाएगी, लेकिन ये तीन सुविधाएं होनी चाहिए। देखिए और परिवहन की सुविधाएं हैं, विदेश इसको भेजते हैं, ये देख रहे हैं ना, पटुआ कभी नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, लटका दिए हम देख रहे हैं ना, ऐसे ही हम लोग पहले करते थे, बंडल बांध बांध के लटका दिया जाता था, और उसको सूख जाने के बाद उसको भेज दिया जाता था। ठीक है, चलिए देख रहे हैं ना। इसके अलावा देखिए जूट मिल में काम हो रही है, ये बोरा बोरा बन रहा है, देख रहे हैं ना, बोरा बन रहा है यहाँ, देख रहे हैं ना, ये सब जूट मिले हैं। ऐसे ही अब एक जगह ना, देखिए मिल का मतलब क्या, एक ही जगह 200-400 मिले लग गई, 200-400 मशीन लगल है, एक बार बेल बजा, 500 आदमी निकल गया फैक्ट्री से, अब 500 नया वाला घुस गया उसके अंदर, सब अपन अपन मशीन पर गया, अब बस बैठ करके अपना अपना बुनाई शुरू कर दिया, बोरा बुना बना के रखा रहा है, कोई अपना धागा बना रहा है, कोई बुना कर रहा है। ये समस्तीपुर में होता था ना, तो हमारी मतलब दीदी का जो चचेरा भैंसू लगेंगे, यानी जीजा जी का भाई चचेरा में, उनका काम था जूट मिल में, तो उन लोगों का नाइट ड्यूटी था, नाइट ड्यूटी। हम पहले वहां नहीं दीदी के साथ जाते थे बच्चा में, तो हम वहीं रह जाते थे, 7 दिन 8 दिन रहते थे, तो उ लोगों को देखते थे कि 8 बजे 9 बजे अपने घर से निकलते, नजदीक में ही था घर से, 3-4 किलोमीटर दूर था, तो निकलते 8 बजे में निकलते, और 9 बजे में अपना पहुंच जाते फैक्ट्री पर। कभी कभी होता नहीं चर्चा वर्चा, तो बोलते थे कि हम लोगों का नाइट ड्यूटी है, रात अभी 9 बजे हम लोग जाएंगे वहाँ ड्यूटी में लगेंगे, तो सारा रात का भोर में 4 बजे हम लोगों को छोड़ देगा ना, 4 बजे, हाँ अपना भर रात करते रहते हैं, दिन में सोते थे। नाइट ड्यूटी का मतलब यही होता है। उतना 3 टाइम चलता है, देखिए जैसे सुबह में 4 बजे छोड़ा, जिनका 4 बजे से ड्यूटी होगा, 4 बजे से ड्यूटी, वो 3 बजे घर से निकल गया होगा, और वह 3 बजे या अपना डेरा में नजदीक में होगा, तो 4 बजे आवे, 4 बजे वहां ड्यूटी में हाजिर रहेगा। जैसे गेट खुला, 4 बजे वाला आदमी अंदर इन कर गया, इन गया, अपना अपना जिसका जहाँ मशीन है जो मिला हुआ है उस जगह पे बैठ गया, वो निकल के फिर उसका 6 घंटा या 8 घंटा का ड्यूटी है, वो 8 घंटे बाद वो निकलेगा, तब फिर दूसरा आदमी पहले से बैठा है गेट पर, फट फट इन कर गया उनके अंदर में, आधा घंटा के अंदर इंदर पर अपना गया। ऐसे 3 राउंड चलता है। अब मान लीजिए एक राउंड में अगर 500 आदमी घुसा, 1500 लोगों को रोजगार तो दे रहा है, उसके अलावा और सारे काम में लगे होते हैं लोग। चलिए ध्यान दीजिए, तो समझ गया ना है, हाँ औरतें भी लोग काम करती है सब में, कौन फैक्ट्री में नहीं करती है, सब जगह काम करती है। चलिए अब चलते हैं हम लोग, देश के विभाजन के बाद जूट का उत्पादन का जो मुख्य क्षेत्र था वो पश्चिम बंगाल था, अभी बांग्लादेश, तो जो उत्पादक देश रह गया वो चल गया कहाँ, बांग्लादेश। आज सब मिल कहाँ था, हुगली नदी के किनारे, तो वो चला गया कहाँ, इंडिया में। देश का जब विभाजन हुआ तब बांग्लादेश हो गया जूट उत्पादक वाला देश, तो वो चल गया बांग्लादेश, और सब फैक्ट्री रह गई अपने यहाँ। कच्चा माल की उस समय काफी कमी हो गई, तो देश में उस समय कच्चा माल तेजी से उत्पादन होने लगा, पश्चिम मतलब क्योंकि रेट बढ़ गया, तो सब किसान उत्पादन करने लगे पश्चिम बंगाल में, फिर उधर असम में, फिर इधर बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तो कई जगह बिहार में भी उद्योग लगे। अब देखिए कुल अभी हमारे यहाँ याद रखेंगे 64 मिल है, वर्तमान में 84 है, लेकिन 64 मिल कहाँ है, केवल पश्चिम बंगाल में है, बिहार में 3, उत्तर प्रदेश में 3, और 7 आंध्र प्रदेश में। इस तरह से और जगह में कुछ कुछ है, आसाम में कुछ उद्योग है, उधर नहीं, ऐसे करके
तो कुल हमारे देश में कितने जूट मिल अभी हमारे देश में चल रही है? 84। लेकिन बहुत ना बंद हो गया है। तो काहे बंद हो गया बुआ? तो पहला कच्चा माल का अभाव, नंबर एक। नंबर दूसरा क्या हो गया, उसको बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ता है प्लास्टिक उद्योग से, क्योंकि जूट का बोरा ना महंगा होता है, अब प्लास्टिक की बोरी सस्ती होती है। अब जैसे देखिए, आप अगर जूट का बोरा खरीदने जाएंगे अभी, 50 किलो वाला बोरा खरीदिएगा तो कम से कम आपको 40 रुपया लगेंगे। आप प्लास्टिक का बोरा खरीदिएगा तो आपको 15 रुपया में, 20 रुपया में मिल जाएगा। अच्छा वाला एकदम नया चकाचौक 20 रुपया में, 15 रुपया में क्वांटिटी में लीजिएगा। लेकिन जूट वाला लीजिएगा तो 40 से कम में नहीं मिलेगा। तो कौन लेगा भाई 40 और कौन लेगा 20? बताइए कौन होगा अच्छा? तो हम लोग गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, ये सब के भरने के लिए क्या करते हैं हम लोग? प्लास्टिक वाला ले लेते हैं। और जूट वाला में बहुत करते हैं तो आलू प्याज, ज्यादा से ज्यादा प्याजो नहीं, आलू केवल नहीं। तो इसको बहुत बड़ा कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता है। तो महंगा होने के कारण ना इसका बिक्री हो गया कम। पहला तो कच्चा माल कम मिला, आज जो हो मिला तो महंगा हो गया उत्पाद, जिसके कारण इसकी बिक्री कम हो गई है। अब फैक्ट्री वालों को बचता ही नहीं है, ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे उद्योग क्या हो रहे हैं? बंद हो रहे हैं, ठीक है। फिर भी अभी हमारे देश में याद रखेंगे 2.61 लाख लोग लगे हुए हैं इसमें, जिसमें से बोरे, टाट, मोटी दरी, फर्श और रस्सी बनाए जाते हैं। इसका हम लोग अपने देश में तो उत्पादन करते हैं और विदेश हम लोग इसको बेचते हैं। कलकत्ता बंदरगाह से उसको हम लोग दूसरे देश भेज देते हैं। तो दूसरा उद्योग क्लियर हो गया। चलते हैं तीसरा उद्योग की बात करते हैं। अब देखिए, ये चीनी उद्योग है, समस्तीपुर के हसनपुर का चीनी मिल है, देख लीजिए। आप कभी नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, यही है समस्तीपुर के हसनपुर का चीनी मिल। हम सोचे कि आप लोगों को दिखाइए देते हैं, है कि नहीं? अतः ना दिख रहा है, यही ना दिख रहा है। हाँ, अब चलिए सुनिएगा सुनिएगा। जैसे जैसे हम लोग कृषि आधारित उद्योग में कपड़ा उद्योग देखे, कपास उद्योग में कपड़ा उद्योग, उसी तरह से सूती वस्त्र के बाद सबसे बड़ा कृषि उद्योग में चीनी उद्योग है। भारत विश्व में दूसरा बड़ा और गुड़ के उत्पादन में प्रथम स्थान है। यानी चीनी उत्पादन में दुनिया में कैमा स्थान पर हम लोग? दूसरे। अब मिठा के उत्पादन में कितने स्थान पर? पहले स्थान पर हैं। यानी भारत सबसे ज्यादा मीठा उत्पादन करता है और चीनी में हम लोग दूसरे स्थान पर आए। नहीं, दूसरा किसी का होगा। उद्योग में 3 लाख से ऊपर श्रमिक लगे हुए हैं। देखिए 3 लाख से ऊपर। अब देखिए कपड़ा वाला में कितना था? 3.5 करोड़। करोड़ अहिया लाख। जूट वाला में 2.61 लाख। इसमें 3 ही लाख। तो नहीं, बहुत कम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 3 करोड़ किसान इस उद्योग के लिए कच्चा माल उत्पादन करती है। तो अब देख लीजिए बउआ, 3 करोड़ किसान को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उससे समझिए तो, अगर चीनी उद्योग लग गया तो 3 लाख लोग तो नौकरी कर रहा है उसके अंदर में, लेकिन उसके अलावा 3 करोड़ लोग उससे क्या कर रहे हैं? चलिए मेरे भाई, तो गन्ना उत्पादन यानी कि चीनी उत्पादन में 3 लाख तो डायरेक्ट लगे हुए लोग और 3 करोड़ लोग कृषि कार्य से लगे हुए हैं। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए ये चीनी फैक्ट्री में चीनी निकल रहा है, गन्ना बंद करके देख रहा है ना? हाँ हाँ चीनी। देखिए क्या किया जाता है, देखिए उसमें समझिए। पहले गन्ना गन्ना ले गया ना, गन्ना ले गया ना, तो गन्ना ले गया, उसको छिलाई बिलाई यार नहीं करता है। पूरा गन्ना को ना एकदम कूच कांच देता है, पूरा हलवा बना देता है वो गन्ना को, पूरा एकदम हो गया। उसके बाद उसको ले जाता है मतलब रस गारने में। तो रस गारने वाला में ले गया, पूरा मशीन से उसका सब रस निचोड़ दिया, निचड़ा गया, रस गरगरा के नीचे गया। वो जो बच गया सिट्ठी, उसको उधर फेंक दिया, फेंका गया। अब इसको ले गया सफाई मशीन में, क्योंकि रस के साथ कचरा भी गया होगा ही, सफाई में गया, उसमें और सारे केमिकल लगते हैं, और वो सब डाल के उसको सफाई कर दिया चीनी को। अब पूरा रस साफ हो गया, उसके बाद उसको जमने के लिए भेज दिया जाता है। बस वो जम गया, दाना बन गया, वो रस क्या बन गया? अब दाना। दाना बन गया, उसके बाद उसको पैकिंग किया जाता है। दाना निकल रहा है अभी, उधर से आ रहा है। नहीं नहीं चीनी है। आइए आगे, बातें नहीं बातें नहीं बातें नहीं, आप चलिए
आगे बिहार के सारण जिला में सबसे पहले याद रखिएगा, यानी सिवान कहिए या सारण कहिए, 1903 में स्थापित मढ़ौरा होगा, मढ़ौरा गलती लिखा गया, का चीनी मिल सबसे पुरानी चीनी मिल है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पुरानी चीनी मिल कहाँ, तो बिहार में। कब लगाया गया, 1903 में। कौन जगह पर, मढ़ौरा। जिला का कौन, सारण। ठीक है। और सब देश में 700 से अधिक चीनी मिल निजी क्षेत्र का है। निजी क्षेत्र मतलब समझ रहे हैं, एक एक व्यक्ति अपना अपना पूंजी से अपन चीनी मिल लगैले है। ठीक है ना। इसके स्थानीय कारण है कच्चे माल की प्राप्ति, यातायात की सुविधा और बाजार की सुविधा। अब अपने यहाँ भी चीनी मिल हम लोग लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तक की कोई बातें नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कच्चा माल उत्पादन किया जा सकता है, साथ ही साथ परिवहन की सुविधा तो है ही, और पूंजी लग जाएगी तो काम हो ही जाएगा। नहीं, खाली पूंजी होना चाहिए हमारे पास, पूंजी हो जाएगी तो चीनी मिल लगाई जा सकती है। ऐसे भी जब औपनिवेशिक सरकार थी ना, तो उस समय ना 10 किलोमीटर पर एगो चीनी मिल लगाने की योजना हम लोगों के यहाँ थी। सुनिएगा ध्यान से, कितने किलोमीटर पर, 10 किलोमीटर। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य में याद रखेंगे, सबसे नंबर 1 पर अभी भी कौन है, उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन किस राज्य में, उसके बाद तब तब आंध्र प्रदेश, अकेले उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक मिले हैं। पूरे देश में 700, पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में होने कितना राज्य बच गया, 27। मिल कितना बच गया, 600। तो 600 में 27 बाप थे, अकेले उत्तर वाला ले गया 100 बड़ा। चलिए अब चलेंगे बुआ जी, सुनिएंगे। अगला है लोहा इस्पात उद्योग। देखिए ये लोहा इस्पात उद्योग की हमने फैक्ट्री लगा दी। आप चले बुआ जी, तो हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सी पढ़ रहे थे, लोहा इस्पात उद्योग। अच्छा, सामने एक दिख रहा है ना, ये फैक्ट्री है, कहाँ का मालूम है ना आपको, हम नहीं बताए थे। जमशेदपुर टाटा स्टील कंपनी गए थे घूमने के लिए, तो वहीं हम फोटो क्लिक किए थे ना, तो वही रखे हुए थे। तो हम आप बातें नहीं करेंगे। अभी तक हम लोग पढ़े, पहला पढ़े कपड़ा मिल, दूसरा पढ़े जूट मिल, तीसरा पढ़े चीनी। अच्छा, इन तीनों में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन, अरे यार उसमें तीनों ना कृषि आधारित उद्योग था। कॉमन बात ये है। अब चलेंगे, खनिज आधारित उद्योग है। सुनो सुनो, खनिज पर आधारित उद्योगों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लोहा इस्पात उद्योग है। छोटे बड़े उद्योग इस पर आश्रित है, नहीं आश्रित है, बताया अभी। चीनी मिल लगाना यहीं से जाएगी, आटा मिल पेरना तो वहीं से जाएगी, सब कुछ। सबसे पहले 1830 में, सुनना मेरे भाई, तमिलनाडु के एक जगह है, क्या नाम है, पोर्तो नोवो नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। लेकिन वो बड़का उद्योग नहीं था, छोटका उद्योग था। आधुनिक 1874 में वराकरी घाटी के कुल्टी नामक स्थान पर खुला, वही आज इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है। यानी सबसे पहले 1874 में एक जगह है जिसका नाम है वराकरी घाटी कुल्टी में, वहां पर एक उद्योग, छोटा सा उद्योग खोला गया, जो आज जो है ना देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। इसका नाम है इसको, इसको यानी इसका नाम है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। आई आई होगा ना, आई आई होगा, इसको तो पढ़िए ना। अब देखिए, आधुनिक ढंग का सुनिएगा, आधुनिक ढंग का सबसे बड़ा कारखाना 1907 में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे काकची नामक स्थान, सॉरी साकची नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा खोला गया, जिसका नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना किसने किया, जमशेदजी टाटा। कब किया, 1907 में। वो पहला वाला जो है ना, इसको वाला वो नहीं पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ई वाला पूछेंगे कि निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्योग, आधुनिक यंत्र वाला उद्योग किसने खोला, जमशेदजी। अच्छा, एक चीज और है, बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है। जमशेदजी टाटा कहाँ के रहने वाले थे, तो मुंबई के रहने वाले। मुंबई की चकाचौंध रोशनी में, वहां तो इतनी सुंदर सुंदर जगहें हैं, उस सब छोड़ छाड़ के इस झारखंड के, बिहार के खंडहर में चले गए थे उद्योग खोलने, काहे लगी। तो उन्हें क्या किए, बड़ा बुद्धिजीवी लोग थे ना, वो क्या किए, आए बिहार,
बिहार में पता लगाए कि खनिज कहाँ है भाई, तो झारखंड में। तो देखिए क्या किए वो, सुनिए बिहार का झारखंड था उस समय, अब तो झारखंड है ना, पहले तो बिहार ही ना था। अब देखिए यहाँ पर देखिए लोहा है, यहाँ देखिए मैग्नीज है, यहाँ देखिए कोयला है, 3 जगह। तो कहे रे भाई हियाँ लगेबे कि हियाँ लगेबे कि हियाँ लगेबे, तो सब इंजीनियर का है सर बीच में लगाइए, बीच में। तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ऐसे, बस यही जगह वो लगा दिए फैक्ट्री, है ना। आई तीनों जगह से है न सबसे दूर देखिएगा ना, तो सब 200-250 किलोमीटर के बीच के रेंज में वो लगा दिए स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। तो एगो चीज याद रखना, पूछेगा क्या पूछेगा कि टाटा आयरन स्टील कंपनी किस नदी के किनारे। ये 3 बार बोले हैं, क्या मतलब समझ रहे थे कि नहीं समझ रहे थे। VVI स्वर्ण रेखा नदी के किनारे याद रखेंगे। क्लियर हो गया, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव। अब ये आप देख रहे हैं कि आपके किताबे से लिया गया है, कहां से लिया गया है। अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ से VVI, जैसे देखिए इसको, जैसे इसको देखिए IISCO इसको कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई, 1890 से 1913 में। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्योग था, लेकिन 1972 में इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। कब कर दिया गया, चलिए। इसके बाद है एगो टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, ठीक है ना, ये टाटा समूह का है, ये कहाँ लगाया गया है, तो याद रखेंगे जमशेदपुर झारखंड में। इसके बाद है विश्वेश्वरैया, ये भी है कौन क्षेत्र का, तो निजी क्षेत्र का, 1927 में स्थापित किया गया था, इसका भी राष्ट्रीयकृत कर दिया गया है, समझ रहा ना। ये कहाँ है, तो भद्रावती कर्नाटक में है। दुर्गापुर 1959 में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्योग, ये दुर्गापुर में है, पश्चिम बंगाल में। तो अब यहाँ से आपको पूरा याद कर लेना है, आपको ये पूरा याद कर लेना है, ठीक है। सारा का सारा VVI है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है। तो कहिएगा सर कैसे पूछेगा, तनी हमको बता ना दीजिए, तो तनी ठीक रहेगा याद करने में। रे बुआ पूछेगा कि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है निम्न में से कौन, इसको, टिस्को, विश्वेश्वरैया, भिलाई। अरे भाई भिलाई, 3 गो इसको, टिस्को और विश्वेश्वरैया, ये तीनों जो है क्या है, निजी क्षेत्र का है। एगो है भिलाई, नहीं डिस्को नहीं, नहीं डिस्को नहीं, विश्वेश्वरैया। तो ये 3 गो हो गया निजी क्षेत्र का, भिलाई है, दुर्गापुर, राउरकेला, ये सब सार्वजनिक है। तो 3 गो तो निजी क्षेत्र का ही है, याद रखना है, इसको, टिस्को, विश्वेश्वरैया, ये निजी क्षेत्र का, बाकी सब कोई भी हो गया। अच्छा आपसे ये भी पूछेगा कि राउरकेला स्टील कंपनी या लौह इस्पात उद्योग कब लगाई गई, तो 1959 में, ठीक है ना। ये कहाँ है, तो उड़ीसा में, उड़ीसा में है। किसकी सहायता से लगाई गई, तो जर्मनी की सहायता से लगाई। ये सब पूछ सकता है आपसे, तो ये पूरा याद कर लीजिएगा, हम नहीं जानते हैं, आपका काम है याद करना, ठीक है। जैसे आपसे ज्यादा पूछता है जैसे जोशी, तो वो ध्यान रखिएगा, जैसे आपसे पूछेगा, सुनेंगे, सुनिएगा सुनिएगा, जैसे बोकारो वाला अथी है ना, राउरकेला वाला जर्मनी लगाया है, और दुर्गापुर वाला कौन लगाया है, ब्रिटेन लगाया है। भिलाई वाला कौन लगाया है, सोवियत संघ लगाया है। नहीं तो सोवियत संघ 2 गो लगाया है, एगो बोकारो स्टील प्लांट और एगो भिलाई वाला। तो आपसे बोकारो वाला ज्यादा पूछेगा। बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से लगाया गया, कब लगाया गया था, तो 1972 में। कहाँ है, तो जमशेदपुर के बोकारो में, ठीक है। चलिए ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसके ऑब्जेक्टिव कुछ है तो उसको पढ़ लीजिएगा। पूछ सकता है कि किस नदी के किनारे लगाया गया है, कब लगाया गया, सब ये आपका काम है। अब आगे चलिए सुनेंगे। 1927 में दक्षिण भारत में स्थित भद्रावती नामक स्थान पर एक छोटा सा कारखाना खुला, जो आज विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता। तृतीय पंचवर्षीय योजना में झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट सिटी खोला गया। भारत में इसका स्थापना चौथा है, यानी कि उसके उत्पादन में चौथे नंबर स्थान पर है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में, तीसरी। अच्छा सबसे ज्यादा कौन पंचवर्षीय योजना में खोला गया, तो याद रखना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में, तो कहिएगा सर हमको नहीं समझ में आया। अरे बुआ सरकार की स्थापना हुई थी, यानी हमारे देश में संविधान लागू हुआ था 1950, 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद सबसे पहले नीति आयोग की स्थापना 1951 में हुई, और 1951 से 55 तक का पहली पंचवर्षीय योजना चालू हुई।
ठीक है। उसके बाद 56 से लेकर के 60 द्वितीय पंचवर्षीय योजना रही। 56 से 60, 56 से, हाँ तुम वहां देखोगे ग्राफ में तो तुमको नजर आएगा, एगो है 1957, 1959, फिर 1959, ये 3 गो तो खुला है फैक्ट्री उसी टाइम में, द्वितीय में, तो यानी यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा किस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा लौह इस्पात उद्योग खोले गए थे? द्वितीय। बोकारो वाला कौन में? तृतीय। अब यहाँ से भी ध्यान रखना तू लोग अपना, ठीक है ना? बस अब समझ में आ गया होगा सब लोगों को। अब आगे चलते हैं बुआ। अब एल्यूमिनियम उद्योग, अब यहाँ से उद्योग सब छोटा हो जाएगा, बड़का बड़का उद्योग हो गया, अब यहाँ से छोटा छोटा उद्योग। देखिए इस उद्योग का प्रमुख कच्चा माल तो समझ ही रहे हैं, बॉक्साइड होता है। इसको गलाने में ना अधिक बिजली लगती है, इसका खर्च 30 से 40% खर्च हो जाता है, याद रखिएगा। हमने बताए थे अपना चौर में स्टील निकला है ना, पता हो चला है, तो हमरो मन हुआ कि अपना जमीन है ये है बाबा वाला 78 बीघा तो में लगा देते, लेकिन बिजली ये नहीं था, बिजली रहेगा तबे ना लगाएंगे जी। हंसने की बात नहीं, देखिए अन्नू को बहुत हंसी लग रही भाई, नहीं हो सकता है। सुनिए सुनिए, अब चलते हैं एल्यूमिनियम बनाने में। देखो सुनिए, 1 टन एल्यूमिनियम बनाने में सुनिएगा 18,600 यूनिट खर्च आती है बुआ। बहुत ज्यादा खर्च नहीं हुआ, बहुत ज्यादा बिजली खर्च होती है यानी एल्यूमिनियम उद्योग में। देश में इसके कुल 8 कारखाना है, 8 गो। हाँ, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ इत्यादि राज्य में। अब वार्षिक उत्पादन कितना होता है दिख रहा है ना, 16 लाख टन। तो बहुत कम नहीं हो रहा है, बहुत कम है, 16 लाख टन और कोनो ज्यादा हुआ। चलिए सुनिए, बातें नहीं करिए आप लोग, बातें करिए तो क्या सुनिएगा, सुनिएगा तब ना ध्यान से। अब रसायन और पेट्रो रसायन उर्वरक उद्योग सुनिएगा बाजी। पेट्रो रसायन सबसे ज्यादा मुंबई में है, मालूम है आपको? बड़ोदरा मुंबई में सबसे ज्यादा काहे लगी? क्योंकि कच्चा माल, अरे कोनो उद्योग काहे हुआ है, कच्चा माल वहीं था इसीलिए, सीधी सीधी बात। हाँ, परिवहन की सुविधा, बिजली सब था वहां। भारतीय अर्थव्यवस्था में लोहा इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग और कपड़ा के बाद रसायन उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। इस रसायन क्षेत्र में एशिया में, सुनिएगा ध्यान से, एशिया में तीसरे और विश्व में 12वें स्थान पर हम लोग हैं। एशिया में कई नंबर पर, आप विश्व में कई स्थान पर। इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन? तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई इत्यादि। अच्छा सर, तो ये पेट्रोल रसायन उद्योग में कथी कथी बनता है, था बता नहीं दिए थे, पेट्रोल से क्या बनता है? हाँ हाँ, कॉस्मेटिक आइटम नहीं। एगो शॉर्ट वीडियो में नहीं देखे हैं, एगो लड़का मोटरसाइकिल स्टार्ट कर था, एगो औरत आई या बैठ गई कि हेल्थ चक्का उठ गया। हाँ देखे थे। तो कहा कि भाई ये कैसे हुआ, उसको झाड़ आई से झाड़ते झाड़ इतना हो गया, 7-8 एक आध बोरा हो गया। चलिए आए किताब के, चलिए अब चलेंगे बुआरे, सुनिएगा। तब पेट्रो रसायन उद्योग में, रसायन उद्योग, रसायन, रसायन में एक और उर्वरक उद्योग। भारत में पहला उर्वरक कारखाना याद रखेंगे 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में हुआ था। उसके बाद 1952 में बिहार के सिंधरी में, एशिया का सबसे बड़ा वर्तमान में है, देखिए बिहार का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा यूरिया कारखाना कहाँ? बिहार के सिंधरी में। उस समय बिहार में था, अब तो झारखंड में चली गई है। अब बिहार में एक बच गया है, कहाँ? तब बरौनी में। बरौनी में जो तेल सोता कारखाना है ना, उसके बाद अब जाएंगे सिमरिया कभी, तो पहले आपको तेल सोता कारखाना मिलेगा और उसकी बाउंड्री खत्म होगी तो आपको मिलेगी किसका? यूरिया कारखाना। देखिएगा लिखा हुआ है उर्वरक उद्योग, उर्वरक उद्योग, ठीक है। चलिए अब आपको बाहर से देखने से नहीं पता चलेगा कि उर्वरक उद्योग है, लेकिन उसके अंदर बहुत अंदर में है वो। बाहर रोड के किनारे तो खाली उसका बाउंड्री लाइन है और गाछ उछ लगेगा तो लगेगा, लेकिन देखने से वहां पर नाम बोर्ड लिखा हुआ है, आप पढ़ के समझ सकते हैं कि यूरिया उद्योग है। आइए किताब की ओर। हमारे देश में इसकी 56 इकाइयां हैं, मानी कुल कितनी फैक्ट्रियां हैं? जिसमें 30 फैक्ट्री है यूरिया उद्योग का, 21 है डीएपी का और 5 है नाइट्रोजन उर्वरक का। देखिए इससे एक चीज फायदा हुआ है, उर्वरक उद्योग बढ़ा है ना, तो कृषि उत्पाद बहुत बढ़ा है।
हम लोग ज्यादा करके कृषि में डालते हैं, यूरिया DAP, और उत्पादन बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब आगे चलेंगे। अकार्बनिक, अब थोड़ा सा ही बच गया होगा हमारे ख्याल से। अकार्बनिक उद्योग देखेंगे तो अकार्बनिक उद्योग में मुख्य उत्पाद में है DDT, हल्के रसायन के कारखाना 1954 में शुरू किया। इससे फोटोग्राफी सामान, पेंट इत्यादि बनाए जाते। देखिए, इस कृषि उत्पाद को बढ़ाने में मदद मिली है क्योंकि हानिकारक कीट को मारने में उत्पादन में इसका उपयोग होना शुरू हो। यानी उर्वरक उद्योग के बाद हम लोग रसायन उद्योग में, जैसे DDT हो गया, कीटनाशक दवाई नहीं खेतों में छिड़ते हैं, ये सब किस में आ जाता है? अकार्बनिक में। नहीं तो इससे भी उत्पादन बढ़ा है, क्योंकि जब रसायन उत्पन्न हो गया तो कोई भी खेत में लग जाता है कीड़ा, तुरंत छिड़ देते हैं, सब कीड़ा भुसुम, बस उत्पादन बढ़ गया। अब चलेंगे भारत में सीमेंट उद्योग। सुनना, भारत में सीमेंट उद्योग का पहला कारखाना 1904 में तमिलनाडु में स्थापित किया गया। इसका उत्पादन 1914 में कितना था? देखिए 945 टन था। 1947 में कितना हो गया सो देखो, 1947 में 23 कारखाने खोले गए और 173 कारखाने अभी खोले गए हैं। यानी समझिए तो इसका कारखाना खूब बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? बहुत देश हमारे यहाँ कारखाना। अब हम लोग दो चार एगो सीमेंट का नाम जानते हैं, ACC जानते हैं, अंबुजा जानते हैं, और कौन कौन नहीं, अल्ट्राटेक दो चार को नहीं। देश में कितने कारखाने हैं? 173। तो 173 नाम से आता होगा ना मार्केट में जी। तब इस उद्योग के प्रमुख कच्चा माल क्या है? चिकनी मिट्टी, जिप्सम, कोयला। विश्व सीमेंट उद्योग में भारत का स्थान विश्व में कई नंबर पर? अच्छा, एक चीज गौर किए, उद्योग के क्षेत्र में ना हम कई चीज में हम लोग दूसरा नंबर पर, तीसरा नंबर पर, नहीं नहीं, ऐसे ऐसे करके हैं। और हम लोग अगर हम तरह अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो पहले नंबर पर सबको ला देंगे। चलिए, हाँ रे, अब हो गया, खत्म है, बातें नहीं सुनिए। सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, सूचना के क्षेत्र में भी भारत तेजी से बढ़ रहा है और हमारे देश में बहुत सारे विद्युत उपकरण के उद्योग लगाए गए, जिनमें सबसे ज्यादा भोपाल, हरिद्वार, बेंगलुरु है ना। भारत में 53 सॉफ्टवेयर पार्क हैं, याद रखेंगे। भारत में कितने सॉफ्टवेयर पार्क? जिसमें सबसे पहला याद रखेंगे बेंगलुरु में लगाया गया था, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, है ना। और इसमें तेजी से वृद्धि हुई है और हम लोग सूचना क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, इसके बाद सुनेंगे स्वच्छंद उद्योग हैं, जिसमें खुदरा ग्रामीण चावल लगाया जाता है। सब जो हम लोग नहीं, अरे आटा चक्की वाला मिल, तेल मिल, चावल मिल, सब लगाते हैं ना, छोटा छोटा। सुनिएगा, अब चलते हैं हम लोग परिवहन उद्योग के बारे में देखते हैं। यह एक इंजीनियरिंग उद्योग है, ध्यान रखना। यह क्या है? एक प्रकार का, इसमें रेल, मोटर गाड़ियां, समुद्री जहाज, हवाई जहाज बनाई जाती है। इसके उपकरण देश में बनाने लगे हैं, इससे पता चलता है कि देश विकसित हो रहा है। माने अब हम लोग ना बाहर से खरीद के लाते थे, रेल इंजन खरीद के लाते थे, डब्बा तो अब सब अपने यहाँ बना लेते हैं। हमरा के आ गया अकिल तो हम बनाइए लेते हैं अपना, नहीं। जैसे देखिए, रेल रेल संबंधित सुनिएगा, भारत में भाप इंजन की अपेक्षा डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन भी बनने लगे। ऐसा ऐसा वीर पुत्र सब जन्म लिया कि रेल इंजन बना दिया अपने यहाँ। वाह रे वाह। वाराणसी में, चितरंजन में रेल इंजन बनाए जाते हैं। और कहाँ? जमशेदपुर में। तब बउआ रे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि रेल इंजन कहाँ बनाया जाता है? तब वाराणसी, चितरंजन और जमशेदपुर। एक अलावे और सुनना, और पूछेगा रेल के डब्बा कहाँ बनाया जाता है? सवारी इंजन। तो चेन्नई के पेंगम्बोर और पंजाब के कपूरथला में सवारी इंजन के डब्बे बनाए जाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप जमालपुर है, मुंगेर का जमालपुर। पूछेगा बिहार का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप जमालपुर वर्कशॉप पूरे एशिया में सबसे पुराना है, बड़ा भी है और पुराना भी है। अच्छा, ये तो समझ गए रेलवे वाला। ऑब्जेक्टिव पूछता है बिहार का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप मुंगेर का जमालपुर। अब देखिए, मोटर गाड़ियां, कार, जीप, बस, ट्रक, ये सब तो हमारे यहाँ बनता ही है, इसका तो कोई बातें नहीं। चलिए, ये सब कोई विशेष नहीं है। याद रखेंगे 1909 में प्रारंभ में टाटा कंपनी गुजरात स्थित कारखाने में नैनो कार पूरे विश्व को एक सस्ती कार दी है। याद रखिए, 1909 में टाटा कंपनी की नैनो कार निकाली थी 1,60,000 में। बहुत सुंदर कार थी, छोटी कार थी पूरा, हाँ एकदम सस्ती कार थी, दुनिया में उससे सस्ता कोनो नहीं।
अब चलिए थोड़ा सा और बच गया है, सुनिएगा धैर्य से। ए भाई सुनना, ए भाई सुनना। भारतीय अर्थव्यवस्था निर्माण उद्योग की भूमिका। ए सुनो, ये उद्योग लगाने से क्या फायदे? सबसे पहले तो रोजगार के अवसर। अगर रोजगार अवसर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? कपड़ा उद्योग में कितना आदमी? 5 करोड़। जूट मिल में कितना? 2.61 करोड़ लाख। चीनी मिल में कितना? 3 लाख। इसी तरह से लोहा इस्पात में लगल होगा, और तांबा उद्योग में, एल्यूमिनियम उद्योग में, फलान चिनान में। तो इतना लोगों को रोजगार दे रहा है ना जी। अच्छा, एगो कपड़ा अकेले विदेशी मुद्रा कितना लाया? 12.58 नहीं लाया। उसी तरह से कुछ चीनी वाला लाए, कुछ लावे उर्वरक उद्योग लावे, कुछ लोहा वाला लावे, तब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? देश की अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर बढ़ाए और साथ साथ विदेशी मुद्रा लाए, देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी? तो उद्योग लगाने से फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग कह रहे हैं कि क्या होगा, कुछ नहीं। देखिए वही पूछ रहा है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन बउआ, ये हुआ तो हुआ, लेकिन एक चीज हो गया, सुनो सुनो, प्रदूषण बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण, इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उद्योग, अच्छा मान लो अपने यहाँ अगर इस सब फैक्ट्री बंद कर देते, पूरा नदी शुद्ध, हवा बिल्कुल स्वच्छ, वाह, नहीं हो जाता? लेकिन सब आदमी तो बेरोजगार न हो जाता, नहीं हो जाता। तो लेकिन देखो सुनना, ए भाई सुनना, अब देखिए इसका वायु प्रदूषण पर क्या प्रभाव। अब गौर करना कि जितने उद्योग हैं उसमें या तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि गैसें छोड़ी जाती है ना। कॉपी खोल लेंगे सब बच्चे, छोड़े जाते हैं। तो उससे क्या होगा, सुनेंगे ध्यान देंगे, तो इससे हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब वायु प्रदूषण जब होगा तो हमें कई तरह की बीमारियां होगी, तब वायु प्रदूषण आने। अब चलेंगे जल प्रदूषण। जितने उद्योग हैं सब कहाँ लगा हुआ है? नदी के किनारे। और सब कचरा कहाँ फेंक देते हैं? अच्छा, टाटा स्टील कंपनी को नदी के किनारे, स्वर्ण रेखा नहीं, बोकारो स्टील प्लांट हुगली नदी के किनारे नहीं, वो स्वर्ण रेखा की नदी के किनारे। और जूट मिल है सब हुगली नदी के किनारे। अब बोकारो स्टील प्लांट महानदी के किनारे, या गोदावरी का होगा पता नहीं, हमको ध्यान में नहीं है, तो उन नदी के किनारे। इसी तरह से जितनी भी नदियां, सॉरी, जितने भी उद्योग हैं सब कोई ना कोई नदी के किनारे। तो सारा कचरा कहाँ गया? नदी में, तो नदी प्रदूषण हुआ। उसी तरह से ऊष्मा छोड़ती है, तो वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण नहीं। अर्थात कुल मिलाकर के देखा जाए तो उद्योग से प्रदूषण बढ़ती जा रही है। अर्थात उद्योग से कुछ लाभ है तो कुछ हानि भी है। चलिए, उम्मीद है अगर आपने हमारी पूरी वीडियो देखा होगा तो आपके पूरे दिलों और दिमाग में फैक्ट्री तो फैक्ट्री ही छा गया होगा। चलिए, तो ये आशा और विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए और अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक चीज और, लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है?